13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। एक पल में कुछ भी नहीं था और अगले ही पल सब कुछ अस्तित्व में आ गया। ये कैसे संभव हुआ? ये सवाल आज भी विज्ञान के हर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ये सवाल केवल फिजिक्स और फिलॉसफी के बीच सीमाओं को ही नहीं, बल्कि सिद्धांत और प्रयोग की परिभाषाओं को भी चुनौती देता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह प्रक्रियाओं और कारण प्रभाव के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें जिस तरह से हैं वैसी क्यों हैं, लेकिन ब्रह्मांड के बनने का मूल कारण अभी तक अनजाना है। यह सवाल हमारी खोज की कमी नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान की सीमाओं को दर्शाता है। प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि संभवतः पहले कुछ भी नहीं था। यदि हम स्पेस और टाइम को ब्रह्मांड के बुनियादी गुण माने तो ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ ही समय की शुरुआत भी हुई। समय के बिना कोई स्पेस नहीं हो सकता था और स्पेस के बिना कोई ब्रह्मांड नहीं। इस आइडिया को समझने के लिए आप इसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तुलना में समझ सकते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव से आगे कोई उत्तर दिशा नहीं है, वैसे ही ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले कोई समय नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत इन्फ्लेशन नामक एक तेज गति की घटना से हुई, जो बिग बैंग का कारण बनी। यह इन्फ्लेशन एक सेकंड से भी कम समय के लिए हुआ, लेकिन इसी ने हर उस चीज की नींव रखी जो आज मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह इन्फ्लेशन केवल हमारे ब्रह्मांड तक सीमित नहीं था, यह अब भी किसी न किसी रूप में जारी है और मल्टीवर्स में नए बबल यूनिवर्स बना रहा है। दूसरी थ्योरी बिग बाउंस की है, जिसमें ब्रह्मांड अनंत चक्रों में फैलता और सिकुड़ता है। समकालीन फिजिसिस्ट जैसे पॉल स्टीनहार्ट ने इस चक्रीय प्रक्रिया को ब्रह्मांड की संरचना समझाने के लिए प्रस्तुत किया। वहीं फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज ने स्केल के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। उनके मुताबिक ब्रह्मांड का स्केल चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, वह समय और स्पेस को मिलाकर एक समान कर देता है। सुपरस्ट्रिंग थ्योरी एक और दृष्टिकोण है जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 11 आयामी हाइपरस्पेस में छोटे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स का नतीजा है। हमारे ब्रह्मांड के 3 डायमेंशंस और समय का एक डायमेंशन मात्र एक ब्रेन है जो उच्च आयामों के टकराव से बने। इन सब के बावजूद यह संभव है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जवाब अभी तक हमारी समझ से परे हो सकता है कि गणित और फिजिक्स के किसी अनदेखे कोने में इसका उत्तर छिपा हो। ब्रह्मांड की कहानी 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और इसके बाद से जो कुछ हुआ वह इतिहास बन गया। यह कहानी हमारी सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने की एक प्रेरणा है। ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान, क्या आप सोचते हैं कि सबसे गर्म जगह किसी तारे के केंद्र में होगी? स्टार के कोर का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, लेकिन यह ब्रह्मांड का सबसे गर्म स्थान नहीं है। सुपरनोवा जैसे घटनाओं में तापमान 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिर भी यह उच्चतम तापमान नहीं है। अब तक दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान स्विट्जरलैंड के सियर्न में पाया गया था। ये किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और अरबों यूरो के निवेश का नतीजा था। सियर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जहां कणों को नियमित रूप से प्रकाश की गति के करीब पहुंचाकर टकराया जाता है, 2012 में 2 लेड परमाणुओं की टक्कर ने कुछ समय के लिए लगभग 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया। यह तापमान सुपरनोवा से 50 गुना ज्यादा गर्म था, लेकिन यह अभी ब्रह्मांड में संभव उच्चतम तापमान के करीब नहीं है। तापमान किसी कण की ऊर्जा, उसकी गति या कंपन की तीव्रता का प्रकटीकरण है। जैसे -273.15 डिग्री सेल्सियस या एब्सोल्यूट जीरो पर कण सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही एक उच्चतम सीमा भी होती है जिसे प्लैंक टेम्परेचर कहा जाता है। यह लगभग 1.4 गुणा 10 की घात 32 केल्विन होता है। मैक्स प्लैंक नाम के जर्मन भौतिक विज्ञानी ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। वे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्वांटम फिजिक्स के संस्थापक माने गए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा छोटे छोटे क्वांटा में विभाजित होती है। उनकी परिभाषा में प्लैंक लंबाई दूरी की सबसे छोटी क्वांटम इकाई है, जो करीब 1.6 गुणा 10 की घात -35 मीटर है। यह एक प्रोटॉन से 100 क्विंटिलियन गुना छोटा है। प्लैंक समय वह समय है जो प्रकाश को निर्वात में इस छोटी दूरी को पार करने में लगता है। यह करीब 5.39 गुणा 10 की घात -44 सेकंड होता है। इसी तरह प्लैंक तापमान वह बिंदु है जहां विकिरण रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी हो जाती है कि वह प्लैंक लंबाई के बराबर हो जाती है। इन पैमानों का महत्व मानव मस्तिष्क
इन संख्याओं की विशालता या सूक्ष्मता को समझने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों को समझने के लिए ये इकाइयां बेहद उपयोगी हैं। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और समय के साथ कम घना होता जा रहा है, इसके इतिहास के शुरुआती पलों को जानने के लिए प्लैंक इकाइयों का सहारा लेना पड़ता है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड अनंत है या नहीं, लेकिन अगर यह अनंत है तो यह शुरुआत से ही अनंत रहा होगा। इसका मतलब यह है कि यह समय के साथ घना होने के बजाय शुरू से ही कम घना होता जा रहा है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं या जिससे बातचीत कर सकते हैं। यह 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत से प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले क्षेत्र तक सीमित है। जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं, ब्रह्मांड का यह अवलोकनीय हिस्सा छोटा और अधिक सघन होता जाता है। प्लैंक युग, जो समय और स्थान की शुरुआत के बाद 10⁻43 सेकंड का काल है, ब्रह्मांड का सबसे प्रारंभिक और अजीब समय था। इस समय ब्रह्मांड का व्यास केवल प्लैंक लंबाई के बराबर था और इसका तापमान प्लैंक तापमान तक पहुंच गया था। आज ब्रह्मांड की हर घटना 4 मूलभूत बलों द्वारा नियंत्रित होती है। पहला, स्ट्रॉन्ग फोर्स परमाणुओं के नाभिक को बांधने वाला बल। दूसरा, वीक फोर्स रेडियोधर्मिता को नियंत्रित करने वाला बल। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऊर्जा को लंबी दूरी तक वितरित करने वाला बल। और चौथा, ग्रेविटी, जो हर चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण से जोड़ता है। स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बलों को क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। इनके संदेशवाहक कणों को क्रमशः ग्लूओनन, बबेव्यू और जी बोसॉन और फोटॉन कहा जाता है। ग्रेविटी अन्य बलों से अलग है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे अपने थ्योरी ऑन ऑफ जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में परिभाषित किया। यह स्पेस टाइम की विकृति है जो हर पदार्थ और ऊर्जा को प्रभावित करती है। जनरल रिलेटिविटी को कई प्रयोगों से सत्यापित किया गया है और इसे ब्रह्मांड के हर कोने में लागू माना जाता है। लेकिन अब भी क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को जोड़ने वाली एक एकीकृत थ्योरी का अभाव है। इसलिए प्लैंक युग के दौरान, जब प्रकृति के किसी भी पारंपरिक नियम का अस्तित्व नहीं था, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी वर्तमान समझ आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसका परीक्षण केवल बड़े पैमाने पर ही संभव हुआ है। प्लैंक युग के समय हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रोटॉन से कई ट्रिलियन गुना छोटे क्षेत्र में सिमटा हुआ था। इतनी छोटी स्केल पर सामान्य सापेक्षता काम नहीं करती। इसके बजाय क्वांटम यांत्रिकी का नियंत्रण होता है। ये नियम पदार्थ के उप परमाणु कणों और ऊर्जा के क्वांटम संदेशवाहक कणों पर लागू होता है। ऐसे छोटे पैमानों पर कुछ भी निश्चित नहीं होता। आप जहां कुछ देखने की उम्मीद करते हैं वह वहां नहीं होता, और सिर्फ देखने का प्रयास भी परिणाम को बदल सकता है। क्वांटम भौतिकी में घटनाएं निरपेक्षता में नहीं होती। इसके बजाय संभावनाओं पर विचार किया जाता है। नतीजतन सब कुछ लगातार बदलता रहता है। सौभाग्य से ये क्वांटम दुनिया केवल नैनोस्कोपिक स्तर पर प्रभावी है। बड़े पैमानों पर यह विचित्रता औसत हो जाती है और हमें एक स्थिर वास्तविकता दिखाई देती है। लेकिन प्लैंक युग में, जब सब कुछ नैनोस्कोपिक था, इस अराजक क्वांटम दुनिया से बचना असंभव था। यहीं से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उस समय चीजें वास्तव में कैसे काम करती थीं। सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी मूल रूप से एक दूसरे से असंगत हैं। इसीलिए वैज्ञानिक क्वांटम गुरुत्वाकर्षण नामक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ सके और प्लैंक युग के ब्रह्मांड का सही वर्णन कर सके। हालांकि इसे प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित करना लगभग असंभव है। इसके लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि हमारे पूरे सौर मंडल के व्यास के बराबर एक कण त्वरक बनाना पड़े। लेकिन यह चुनौती वैज्ञानिकों को सैद्धांतिक अटकलें लगाने से रोकती नहीं है। एक विचार यह है कि गुरुत्वाकर्षण भी प्रकृति के अन्य बलों की तरह एक क्वांटम संदेशवाहक कण के जरिए संचालित होता है, जिसे ग्रेविटॉन कहा जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अन्य बलों की तुलना में इतना कमजोर है कि इसके कण का पता लगाना लगभग असंभव है। दूसरा सिद्धांत लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, लूप क्वांटम ग्रेविटी है। इसमें स्पेस टाइम को एक चिकनी ज्यामिति की बजाय छोटे छोटे पिक्सेल्स की तरह माना जाता है। इस दृष्टिकोण से सामान्य सापेक्षता के समीकरणों को लूप्स के रूप में दोबारा लिखा जाता है, जिससे गणना अधिक आसान हो जाती है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है स्ट्रिंग थ्योरी।
ये भौतिकी के बिंदु जैसे कणों को एक आयामी कंपन करने वाले तारों स्ट्रिंग्स के रूप में देखता है। इन तारों की कंपन अवस्था यह निर्धारित करती है कि कण क्या है और गुरुत्वाकर्षण का बल भी इन्हीं से परिभाषित होता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी को समझाने के लिए कम से कम 10 या 11 आयामों की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। 1950 के दशक में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने प्लैंक युग के समय को एक क्वांटम फोम के रूप में कल्पना की थी। उनके अनुसार क्वांटम स्केल पर स्पेस टाइम निरंतर नहीं होता, इसके बजाय यह बुदबुदाते और बदलते हुए एक फोम जैसा होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि इतने छोटे पैमानों पर समय, लंबाई और ऊर्जा को सटीक रूप से परिभाषित करना असंभव है। यही कारण है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड को एक स्थिर, सुसंगत संरचना की बजाय एक गतिशील और अप्रत्याशित फोम जैसी बनावट के रूप में देखा जाता है। ये दृष्टिकोण भले ही जटिल और कल्पना से परे लगता हो, लेकिन यही वह तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड की शुरुआत की गहराइयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्वांटम माइक्रो ब्लैक होल और वर्म होल अपने आप अस्तित्व में आते हैं और फिर बिना किसी स्पष्ट कारण या प्रभाव के गायब हो जाते हैं। इस अत्यधिक ऊर्जावान, सुपर कॉम्पैक्ट और लघु ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है, लेकिन केवल कुछ पल के लिए। प्लैंक युग की यह अनिश्चितता लगभग 100 मिलियन ट्रिलियन 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 सेकंड के बाद समाप्त हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित होता है, ठंडा होने लगता है और एक नए युग का आरंभ होता है। इस समय ब्रह्मांड ऐसा नहीं दिखता या व्यवहार करता जैसा आज है, लेकिन अब हमारे पास ऐसे सिद्धांत हैं जो कम से कम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। हमारे ब्रह्मांड का हर पहलू 4 मूलभूत बलों से नियंत्रित और परिभाषित है। कल्पना करें, आप अपना टेलीविजन ऑन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी आपको कुर्सी से चिपकाए रखता है, पृथ्वी के वायुमंडल को सतह के करीब बनाए रखता है और हमारी पृथ्वी को सूर्य की कक्षा में स्थिर रखता है। यह सब आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बावजूद इसके महत्व के अपेक्षाकृत कमजोर है। आप अपनी मांसपेशियों की हल्की सी ताकत से रिमोट उठाकर इसे हरा सकते हैं। आपके रिमोट का बटन दबाते ही अदृश्य इंफ्रारेड लाइट, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, लिविंग रूम में बीम करती है। स्क्रीन पर तस्वीरें उभरती हैं जो लाखों छोटे पिक्सेल्स के माध्यम से दृश्यमान प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यह भी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो आपकी आंखों तक पहुंचता है। आपकी आंखें, जो स्वयं एक अद्भुत विकासवादी चमत्कार हैं, परमाणुओं के गुणों और विद्युत चुंबकीय बल पर निर्भर करती हैं। परमाणु नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मजबूत परमाणु बल द्वारा एक साथ बंधा रहता है। लेकिन यह यही खत्म नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 उपपरमाण्विक कणों, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है, का संयोजन है। ये क्वार्क भी एक विशेष बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं। आपके शरीर, टेलीविजन और अस्तित्व में हर परमाणु इस बल पर निर्भर करता है। जैसे ही आपकी आंखें स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, आपके मस्तिष्क के भीतर हर सेकंड 200 बार तक न्यूरॉन्स फायर करते हैं। यह समन्वित विद्युत गतिविधि आपके शरीर में पोटेशियम के संतुलन पर निर्भर करती है। पोटेशियम, जो हल्का रेडियोधर्मी है, प्रति सेकंड लगभग 5000 परमाणु क्षय करता है। यह क्षय कमजोर परमाणु बल के कारण होता है। इसी समय 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यह तारकीय भट्टी ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है, जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखती है। यह शक्तिशाली प्रतिक्रिया कमजोर परमाणु बल पर निर्भर करती है। नाम में भले ही ये कमजोर हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और मजबूत और कमजोर परमाणु बल, ये 4 मूलभूत बल मिलकर ब्रह्मांड के हर पहलू को आकार देते हैं। ब्रह्मांड के अरबों वर्षों के इतिहास में इनका योगदान हमेशा से रहा है, लेकिन समय की शुरुआत में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। ग्रैंड यूनिफिकेशन युग, जो प्लैंक युग के तुरंत बाद आया, उसमें केवल 2 बल थे। ये कैसे संभव है? इसे समझने के लिए सिक्का उछालने की कल्पना करें। जब सिक्का हवा में घूम रहा होता है तो सिर और पूंछ में अंतर करना लगभग असंभव होता है। केवल जब वह स्थिर होता है तब हम निर्णय कर पाते हैं। इसी तरह उच्च ऊर्जा पर मूलभूत बलों का व्यवहार बदल जाता है। तापमान के बढ़ने पर कमजोर परमाणु बल और विद्युत चुंबकत्व के गुण एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस स्थिति में दोनों को अलग अलग पहचानना संभव नहीं होता और वे एक संयुक्त बल,
जिसे इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहा जाता है, के रूप में दिखते हैं। ऊर्जा को और बढ़ाने पर यह अवधारणा मजबूत परमाणु बल और इलेक्ट्रोवीक फोर्स पर भी लागू होती है। उस समय ये 4 मूलभूत बल नहीं बल्कि एक ही बल का हिस्सा थे। यही वह समय था जब ब्रह्मांड की भौतिकी ने एक अलग तरीके से काम किया, उस ऊर्जा को और बढ़ाएं। और स्पिनिंग कॉइन की अवधारणा एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स पर लागू होती है। जब तापमान पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है तो ये बल भी एकीकृत होकर एक हो जाते हैं, जिसे ग्रैंड यूनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इस अंतिम एकीकरण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग फोर्स उभरता है। हालांकि ग्रैंड यूनिफिकेशन का यह सिद्धांत अभी तक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। कण, त्वरक, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के भीतर ऊर्जावान टकराव हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स के जुड़ने का संकेत तो देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स को उसी तरह अपनी पहचान खोने के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऊर्जा से लाखों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाएं जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या ब्लैक होल्स के ध्रुवों से निकलने वाले जेट भी इस स्तर की ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाती। सवाल यह भी है कि क्या ग्रेविटेशन, जो चौथा मूलभूत बल है, कभी इस एकीकृत फ्रेमवर्क में शामिल हो सकेगा? यह प्लैंक युग, प्लैंक एरा और क्वांटम ग्रेविटी के विवादास्पद सिद्धांतों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। फिर भी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी ब्रह्मांड के शुरुआती समय को समझाने के लिए एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। प्लैंक युग की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना अधिक समय तक ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा। इसके बावजूद उस समय तक भी ब्रह्मांड इतना छोटा था कि वह एक क्वार्क से भी छोटा था, जो आज ज्ञात सबसे छोटा कण है। इस लघु ब्रह्मांड में अव्यक्त ऊर्जा इतनी संकुचित थी कि तापमान 1 लाख ट्रिलियन केल्विन तक पहुंच गया, जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर द्वारा उत्पन्न किए गए तापमान से लाखों गुना अधिक है। यही परिस्थितियां ग्रैंड यूनिफिकेशन एरा के लिए जिम्मेदार थीं, जहां इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग फोर्स और उसकी विचित्र अंतःक्रियाएं ब्रह्मांड पर हावी थी। इस छोटे ब्रह्मांड में कणों का अद्भुत खेल चल रहा था। फोटॉन्स स्वतः ही मैटर एंटी मैटर जोड़ों में बदल जाते थे, जिनसे क्वार्क्स और लेप्टन्स बनते थे। लेकिन ये नवजात कण बेहद कम समय तक जीवित रहते, तुरंत फोटॉन्स में परिवर्तित हो जाते। इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग मैसेंजर बोसन्स इस प्रक्रिया को और जटिल बनाते, क्वार्क्स को लेप्टन्स में और लेप्टन्स को क्वार्क्स में बदलते या मैटर को एंटी मैटर में परिवर्तित करते। ग्रैंड यूनिफिकेशन के इन नियमों के तहत यह ऊर्जा और पदार्थ, आभासी और वास्तविक कणों का एक मुक्त क्षेत्र बन गया। लेकिन ट्रिलियन सेकंड के बाद तापमान गिरकर 1000 ट्रिलियन डिग्री पर आ गया। इस ठंडक के कारण स्ट्रॉन्ग फोर्स अलग हो गया और 2 बल 3 में विभाजित हो गए। ब्रह्मांड का स्वरूप फिर से बदल गया। फिर भी एक समस्या अब भी बनी हुई थी। ये सिद्धांत शुरुआती क्षणों में कणों के व्यवहार को समझाने में सक्षम थे, लेकिन वे उस विशाल ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं कर सके जो अंततः अस्तित्व में आया। जब शुरुआती स्थितियों की तुलना ब्रह्मांड के अंतिम स्वरूप से की जाती है तो बिग बैंग अधूरा प्रतीत होता है। जुलाई 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका था। लगभग 1 साल के डिप्लॉयमेंट और कैलिब्रेशन के बाद यह अपने वैज्ञानिक कार्यों को शुरू करने के लिए तैयार था। जब इसने अपनी सुनहरी मिरर्स ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहुंच पर केंद्रित की तो वैज्ञानिकों को चौंकाने वाली छवियां प्राप्त हुई। इन छवियों में देखा गया कि बिग बैंग के 200 मिलियन वर्षों बाद ही आकाशगंगाएं बन चुकी थीं और वे किसी भी अपेक्षा से अधिक संरचित थीं। यह खोज खगोल विज्ञान के मौजूदा सिद्धांतों के विपरीत थी। खगोल विज्ञानी एलिसन किर्कपैट्रिक ने इन छवियों को देखकर लिखा कि वह अक्सर रात 3 बजे जाग जाती थी। सोचती थी कि क्या अब तक जो भी उन्होंने माना वह गलत था। इस खोज ने बिग बैंग पर सवाल उठाने की चर्चा शुरू कर दी और मीडिया में यह भ्रम फैल गया कि नई दूरबीन ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया है। लेकिन ये आशंकाएं निराधार थीं। किर्कपैट्रिक को केवल आकाश गंगा निर्माण के सिद्धांतों की सीमाओं की चिंता थी, न कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। प्रारंभिक आकाश गंगाओं की संरचना ने संकेत दिया कि हमारी समझ में कोई कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमारा पूरा ज्ञान गलत था। ये महज एक चाय के कप में तूफान जैसी स्थिति थी। इस तरह बिग बैंग सिद्धांत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन आधुनिक ब्रह्मांड के गठन के विस्तृत स्पष्टीकरण के संदर्भ में यह सिद्धांत लंबे समय से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जब हम आज के ब्रह्मांड की विशाल संरचना को देखते हैं
तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। पहली है औसत तापमान। भले ही तारे लाखों डिग्री सेल्सियस पर जलते हों और खाली अंतरिक्ष शून्य से थोड़ा ऊपर ठंडा हो, हर दिशा में ब्रह्मांड का औसत तापमान 2.7 केल्विन ही रहता है, हर जगह पूरे 93 बिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास तक। लेकिन यह कैसे संभव है? यदि ब्रह्मांड 14 बिलियन वर्षों से विस्तार कर रहा है, तो 14 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित दो बिंदु बिना प्रकाश की गति को तोड़े औसत तापमान कैसे साझा कर सकते हैं? यह समरूपता, होमोजेनिटी शुरुआती ब्रह्मांड में ही मौजूद रही होगी, जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की प्रकृति को देखते हुए बेहद असंभावित लगती है। इसे हॉराइजन प्रॉब्लम कहा जाता है। दूसरी समस्या है ब्रह्मांड की वक्रता, कर्वेचर। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं, जो फिर उस स्पेस टाइम में पदार्थ की गति और विकास को प्रभावित करता है। छोटे पैमाने पर तारे, आकाश गंगाएं और ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में विकृति पैदा करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर स्पेस टाइम सपाट, फ्लैट दिखाई देता है। यदि ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व पर्याप्त रूप से अधिक होता, तो स्पेस टाइम सकारात्मक वक्रता, पॉजिटिव कर्वेचर के साथ अपने आप पर मुड़ जाता, जैसे एक गोले की सतह। इससे ब्रह्मांड का विस्तार रुककर उलट सकता था और बिग क्रंच हो सकता था। दूसरी ओर यदि घनत्व कम होता, तो स्पेस टाइम नकारात्मक वक्रता, नेगेटिव कर्वेचर के साथ खुला होता और ब्रह्मांड अनंत तक विस्तार करता। लेकिन जो हम देखते हैं वह एकदम सपाट है। यह फ्लैटनेस प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। तीसरी समस्या है मैग्नेटिक मोनोपोल की। ब्रह्मांड में इलेक्ट्रिक चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, जैसे प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैग्नेट के मामले में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल साथ साथ होते हैं। आज तक ब्रह्मांड में एक भी मैग्नेटिक मोनोपोल, एक अकेला मैग्नेटिक पोल नहीं मिला है। इन्हीं समस्याओं पर विचार करते हुए 1979 की दिसंबर की रात को थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एलन गुथ ने एक अभूतपूर्व समाधान प्रस्तुत किया। गुथ का समाधान न केवल हॉराइजन प्रॉब्लम और फ्लैटनेस प्रॉब्लम को संबोधित करता था, बल्कि मोनोपोल प्रॉब्लम को भी हल करता था। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड अरबों वर्षों तक धीरे धीरे विस्तार करने के बजाय अपने शुरुआती अवस्था से अचानक और अत्यधिक तेजी से फैल सकता था। यह इन्फ्लेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है। इस अवधारणा में ब्रह्मांड एक सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से से भी कम समय में अपने आकार से 90 गुना अधिक फैल गया। इन्फ्लेशन के दौरान घातीय विस्तार, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हुआ, जिससे ब्रह्मांड की संरचना और विशेषताएं मौलिक रूप से बदल गई। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि बड़े पैमाने पर संरचनाएं समरूप और सपाट बन गई। इसे समझने के लिए एक कागज के टुकड़े को बार बार आधा मोड़ने की कल्पना करें। हर मोड़ के साथ उसका आकार तेजी से बढ़ता है, और यही इन्फ्लेशन के साथ हुआ। यदि कागज की मोटाई 1 मिलीमीटर के 10वें भाग से शुरू हो, तो पहला मोड़ इसे दोगुना कर देगा, 2/10वें हिस्से तक। अगला मोड़ इसे लगभग आधे मिलीमीटर जितना मोटा बना देगा। तीसरा मोड़ इसे फिर से दोगुना कर देगा, और अब इसकी मोटाई एक नाखून जितनी हो जाएगी। यहां तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे और मोड़ते जाएंगे, मोटाई तेजी से बढ़ती जाएगी। 7 मोड़ों के बाद कागज की मोटाई एक पूरी नोटबुक जितनी हो जाएगी। 10 मोड़ों के बाद यह आपके हाथ की चौड़ाई जितनी मोटी हो जाएगी। इस प्रयोग में वास्तविक विश्व रिकॉर्ड 12 मोड़ों का है, जब 2002 में एक अमेरिकी छात्रा ने 1.2 किलोमीटर लंबे टिश्यू पेपर को मोड़कर आधे मीटर मोटा बंडल बना लिया था। लेकिन अगर एक और बड़ी शीट बनाना और संभालना संभव हो, तो मोड़ों की संख्या बढ़ने पर मोटाई खगोलीय रूप से बढ़ जाएगी। 23 मोड़ों के बाद कागज लगभग 1 किलोमीटर मोटा हो जाएगा। 30 मोड़ों के बाद यह पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाएगा। 42 मोड़ों से यह चंद्रमा तक पहुंच जाएगा और 51 मोड़ों से यह सूर्य तक। 81 मोड़ों से कागज की मोटाई एंड्रोमेडा गैलेक्सी जितनी चौड़ी हो जाएगी, जो 141,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। और 90 मोड़ों से ये कन्या सुपर क्लस्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर से भी बड़ा हो जाएगा, जो लगभग 130 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यह अविश्वसनीय घातीय वृद्धि वही है जिसे एलन गुथ ने पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रस्तावित किया था। प्लैंक युग और ग्रैंड यूनिफिकेशन युग की अशांत अवधि के बाद सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से से भी कम समय में गर्म और सघन ब्रह्मांड अपने मूल आकार से एक ऑक्टिलियन 10⁻27 गुना बढ़ गया। यही वह घटना थी जिसने बिग बैंग में ऊर्जा को विस्फोटित किया।
प्रारंभ में जो ब्रह्मांड अति गर्म और ऊर्जावान था वह अब विशाल, ठंडा और लगभग खाली हो गया। यह विस्तार बिग बैंग के सिद्धांत को चुनौती देने वाली हॉरिजन प्रॉब्लम, फ्लैटनेस प्रॉब्लम और मैग्नेटिक मोनोपोल प्रॉब्लम जैसे मुद्दों का एक प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करता है। हॉराइजन प्रॉब्लम का समाधान, मुद्रास्फीति की अवधारणा हमें यह मानने की अनुमति देती है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड सब कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। मुद्रास्फीति से पहले ब्रह्मांड का छोटा और सघन हिस्सा थर्मल संतुलन में था। घातीय विस्तार के कारण यह संतुलन विशाल क्षेत्रों में फैल गया। हमारा अवलोकनीय ब्रह्मांड सिर्फ उस थर्मल समरूपता का एक स्थानीय हिस्सा है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम का समाधान, स्पेस टाइम की समतलता का सवाल भी उतना गंभीर नहीं लगता अगर हम मान लें कि हम पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं। जैसे समुद्र का क्षितिज सपाट दिखता है लेकिन ऊंचाई से पृथ्वी की गोलाई स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड का व्यापक परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है। मैग्नेटिक मोनोपोल प्रॉब्लम का समाधान, मुद्रास्फीति ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स को इतने बड़े क्षेत्रों में फैला दिया कि वे अवलोकनीय ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ हो गए। 93 बिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में एक मोनोपोल ढूंढना मुश्किल है और यही कारण है कि अभी तक हमें कोई नहीं मिला। मुद्रास्फीति अब ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को समझने का एक केंद्रीय सिद्धांत बन गया है। एलन गुथ के इस प्रस्ताव के बाद वैज्ञानिकों ने 4 दशकों तक यह पता लगाने में समय लगाया कि ब्रह्मांड इतनी तेजी से कैसे और क्यों फैला। यह चरण फंडामेंटल फोर्सेस के अलग होने और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के उभरने के साथ मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स को अलग करने वाले एक्स बोसन कणों के क्षय ने एक इन्फ्लेशन फील्ड बनाया जिसे इन्फ्लेटन नामक कण द्वारा ले जाया गया। यह प्रस्तावित मॉडल ब्रह्मांडीय पहेलियों का समाधान देने में एक क्रांतिकारी कदम है। इस अत्यधिक नई इन्फ्लेशनरी एनर्जी ने ब्रह्मांड में घातीय विस्तार को प्रेरित किया, जिसने क्वांटम स्केल की अनियमितताओं को तुरंत बड़े पैमाने की संरचना में बदल दिया। क्षणिक क्वांटम उतार चढ़ाव, अति घनत्व और ऊर्जा के बड़े क्षेत्र बन गए जो आधुनिक ब्रह्मांड में आकाश गंगा समूहों और सुपर क्लस्टर्स के बीच बने। इस विस्तार ने ब्रह्मांड को ठंडा और लगभग खाली कर दिया, जिससे औसत ऊर्जा स्तरों में 1,00,000 गुना गिरावट आई। वैज्ञानिक अभी भी अनिश्चित हैं कि इन्फ्लेशन क्यों रुकी, लेकिन जब यह रुकी तो इन्फ्लेटन फील्ड और कणक्षय हो गए और अधिकांश ऊर्जा ब्रह्मांड में लौट आई। इसे रिहीटिंग कहा जाता है, जिसने पदार्थ निर्माण को संभव बनाया। अब एक विशाल ब्रह्मांड में प्रकृति के नियम ऐसे हो गए जिन्हें हम समझ सकते हैं और मॉडल बना सकते हैं। यह इलेक्ट्रोवीक एरा था जो बिग बैंग के बाद एक सेकंड के लगभग 1 ट्रिलियनवें हिस्से तक रहा। क्वार्क्स और लेप्टन्स, पदार्थ और एंटीमैटर सभी ग्रेविटी, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स के प्रभाव में थे। लेकिन ऊर्जा अभी भी इतनी अधिक थी कि स्ट्रांग फोर्स का कणों पर कोई ठोस प्रभाव नहीं था और इलेक्ट्रोवीक फोर्स का भी इंटरैक्शन पर सीमित प्रभाव था। गुरुत्वाकर्षण शुरुआत से ही मौजूद था, लेकिन एक प्रमुख घटक की कमी के कारण यह शक्तिहीन था। जब तक कणों को द्रव्यमान नहीं मिला, वे अनियंत्रित और अनिश्चित थे। ब्रह्मांड को वह स्वरूप देने के लिए और ऊर्जा में गिरावट और एक नए कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता थी। सिमेट्री हर जगह थी। प्रकृति में संतुलन और ज्यामितीय सामंजस्य हर जगह दिखता है, चाहे हमारे शरीर में हो या अन्य जीवों में। हम द्विपक्षीय सममित हैं और यही विशेषता हमें सुंदरता का अनुभव कराती है। स्टारफिश और समुद्री अर्चिन जैसी प्रजातियां रेडियल समरूपता प्रदर्शित करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास में इन सममित रूपों की प्राथमिकता सरलता के कारण है। यह मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी है जो प्राकृतिक दुनिया में समरूपता का आधार बनाती है। विज्ञान में समरूपता का अर्थ व्यापक है। इसका मतलब है कि कुछ अपरिवर्तित रहता है, चाहे जो भी हो। भौतिकी के नियम, ऊर्जा और गति का संरक्षण और आवेशों का संतुलन सब सममित है। फिर भी ब्रह्मांड पूरी तरह से सममित नहीं है। कुछ कण केवल क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ केवल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मैटर और मैटर में असंतुलन है। कुछ असंतुलन ब्रह्मांड को कार्यशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह शुरुआत से ऐसा नहीं था। प्रारंभ में ब्रह्मांड पूरी तरह सममित था। यह संतुलन तापमान में गिरावट के साथ टूट गया, जिससे द्रव्यमान का उद्भव हुआ। जैसे पानी में चरण परिवर्तन वाष्प से तरल और ठोस बर्फ तक होता है, वैसे ही ब्रह्मांडीय तापमान में गिरावट ने ऊर्जा और पदार्थ में परिवर्तन किया। 4 मूलभूत बलों के विभाजन के साथ क्वार्क एरा का आरंभ हुआ।
जहां पदार्थ की अंतःक्रियाओं ने ब्रह्मांड को परिभाषित किया। अब तक खोजी गई सबसे बड़ी वस्तु हाइपर जायंट स्टार युवा स्कूटी है। यह हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है। यदि यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में होता तो इसका बाहरी किनारा बृहस्पति की कक्षा से भी परे होता। और फिर भी सभी तारों की तरह यह तारा भी लगभग पूरी तरह से ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे बुनियादी चीजों से बना है, हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं से। हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में सबसे छोटा और सबसे सरल है। इसका नाम ग्रीक शब्द अविभाजित से लिया गया है, जो यह बताने की कोशिश करता है कि यह किसी और छोटे हिस्से में विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एटॉमिक थ्योरी में हुई क्रांतियों ने यह साबित कर दिया कि परमाणु वास्तव में विभाज्य हैं। इस जानकारी ने हमें न केवल ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, बल्कि कुछ सबसे विनाशकारी हथियारों को भी जन्म दिया। हाइड्रोजन और हीलियम भले ही सरल लगते हों, वास्तव में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। ये कण एक जटिल संरचना में आपस में बंधे होते हैं और इन्हें अलग या हेरफेर करना संभव है। लेकिन ये भी पदार्थ के सबसे छोटे कण नहीं हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वयं और भी छोटे कणों के समूह होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे कण ब्रह्मांड में हर चीज, यहाँ तक कि विशाल तारा युवा स्कूटी की विशेषताओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मूलभूत कणों की खोज पिछले 200 वर्षों से भौतिक विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र रही है। इन कणों की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह ऊर्जा कणों को पार्टिकल कोलाइडर्स में तेजी से टकराकर उत्पन्न की जाती है। इन टकरावों के बाद बचे मलबे का विश्लेषण करके वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के निर्माण खंडों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के रूप में जाना जाता है, जो यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि आज ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों दिखता है। सामान्य पदार्थ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से हेड्रॉन्स कहते हैं। लेकिन ये खुद क्वार्क्स के संयोजन से बने होते हैं। क्वार्क्स के अलग अलग गुण होते हैं, जैसे द्रव्यमान, आवेश और स्पिन। इनमें एक और विशेषता होती है जिसे रंग कहते हैं। हालांकि इसका वास्तविक रंग से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल यह समझाने में मदद करता है कि वे एक साथ समूह कैसे बनाते हैं। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बनता है, जो इसे सकारात्मक आवेश देते हैं। दूसरी ओर न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और यह अनावेशित होता है। इसके अलावा क्वार्क्स के अन्य प्रकार भी हैं, जिनके दिलचस्प नाम हैं, जैसे स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। ये मिलकर दुर्लभ हेड्रॉन्स बनाते हैं, जो प्रयोगशालाओं के बाहर शायद ही कभी देखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्वार्क्स अब तक की सबसे बुनियादी इकाइयां हैं। इनकी संरचना में और छोटे कण होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी तरह परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी विभाज्य नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार के लेप्टॉन्स होते हैं। सामान्य पदार्थ में नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन का उपयोग होता है, लेकिन पार्टिकल कोलाइडर्स में इसके और भी प्रकार मिलते हैं, जैसे म्यून, टाउ लेप्टॉन और न्यूट्रिनोस। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार पदार्थ के कुल 12 मूलभूत कण होते हैं, 6 प्रकार के क्वार्क्स और 6 प्रकार के लेप्टॉन्स, जिनके एंटीमैटर समकक्ष भी होते हैं। इनके साथ ही 4 मूलभूत बलों के मध्यस्थ कण भी होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के लिए फोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूओनन, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स। हालांकि यदि कोई आभासी कण गुरुत्वाकर्षण का संचार करने के लिए मौजूद है, तो वह अब तक हमारी खोज से परे है। फिलहाल ये 4 बल और उनके कण पदार्थ की संरचना को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड मॉडल में एक महत्वपूर्ण कमी है, द्रव्यमान की व्याख्या। हर तत्व हाइड्रोजन से लेकर प्लूटोनियम तक अपने नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के अनुसार एक विशिष्ट द्रव्यमान रखता है। लेकिन जब हम इन कणों के द्रव्यमान के स्रोत को खोजने की कोशिश करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह सीधे तौर पर उनके हिस्सों का योग नहीं है। उदाहरण के लिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान उसके क्वार्क्स के कुल द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। इसका लगभग 90% द्रव्यमान उसके अंदर संग्रहित ऊर्जा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ग्लून्स के क्वांटम अंतःक्रियाओं से आता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण EMC ऊर्जा और द्रव्यमान के इस गहरे संबंध को समझाने में मदद करता है। तो जब हम ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ के हर टुकड़े का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में कणों के द्रव्यमान से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी ऊर्जा और खाली स्थान से आता है।
इन क्वार्क में फिर भी एक द्रव्यमान होता है जो उस ऊर्जा से अलग है जो उनके भीतर संग्रहित होती है। ये लंबे समय तक एक गहरी पहेली बनी रही। प्रोटॉन और ग्लूऑन बिना द्रव्यमान के भी आसानी से काम कर लेते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान इतना छोटा होता है कि यह सबसे हल्के क्वार्क से भी कम है। इसके विपरीत कमजोर बल के डब्ल्यू बोसन का द्रव्यमान इतना भारी है कि यह अप क्वार्क से लगभग 40,000 गुना अधिक होता है। यह अंतर इतना बड़ा है कि डब्ल्यू बोसन का द्रव्यमान पूरे लोहे के परमाणु से भी अधिक होता है। कणों में इस द्रव्यमान के कारणों और उनके बीच की असमानता को समझना भौतिक शास्त्र में सबसे बड़े प्रश्नों में से एक था। 1960 के दशक में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत में सभी कण बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में आए, लेकिन बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों में एक नया ऊर्जा क्षेत्र प्रकट हुआ जिसने पूरे अंतरिक्ष समय को घेर लिया। ये क्षेत्र कणों को द्रव्यमान प्रदान करने का कारण बना। इसे हिग्स फील्ड कहा गया। हिग्स फील्ड की अवधारणा के साथ हिग्स ने यह भी सुझाव दिया कि यह क्षेत्र अपने एक विशेष क्वांटाइज्ड मैसेंजर पार्टिकल के माध्यम से कार्य करता है, जिसे हिग्स बोसन कहा गया। ये कण स्टैंडर्ड मॉडल के अन्य 16 कणों के साथ पदार्थ और ब्रह्मांड की क्रियाविधि को समझाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता। हालांकि हिग्स का सिद्धांत सही था, लेकिन हिग्स बोसन को खोजने में लगभग 50 साल लग गए। इस कण को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को अत्यंत शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का सहारा लेना पड़ा। इस बीच इस खोज को आम जनता के लिए आकर्षक और समझने योग्य बनाने की जरूरत थी। 1993 में ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री ने इसका सबसे सरल सादृश्य प्रस्तुत करने वाले को शैंपेन की एक बोतल का वादा किया। आखिरकार यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के भौतिक विज्ञानी डेविड मिलर ने एक अनूठे सादृश्य के साथ यह पुरस्कार जीता। उन्होंने हिग्स फील्ड को एक व्यस्त कॉकटेल पार्टी से जोड़ा। उन्होंने समझाया कि एक पार्टी में जहां सभी आपस में बातचीत में व्यस्त हैं, एक सामान्य व्यक्ति आसानी से घूम सकता है, लेकिन अगर एक प्रसिद्ध व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो पार्टी के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। यहाँ पार्टी में मौजूद लोग हिग्स फील्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह प्रसिद्ध व्यक्ति एक ऐसा कण है जिसे द्रव्यमान प्राप्त होता है। इस सादृश्य ने लंबे समय तक लोगों को हिग्स फील्ड और हिग्स बोसन को समझने में मदद की, लेकिन यह सैद्धांतिक सफर बेहद कठिन था। अमेरिका के टीवाट्रॉन और यूरोप के लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC ने इस कण को खोजने के लिए वर्षों तक मलबे का अध्ययन किया। समस्या यह थी कि भले ही हिग्स ने हिग्स बोसन का अस्तित्व सिद्धांतित किया था, उन्होंने यह नहीं बताया था कि इसे खोजने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होगी या इसके गुण कैसे होंगे। आखिरकार 2012 में LHC के प्रयोगों ने असंभव से लगने वाले इस कार्य को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसन की खोज को प्रमाणित किया, जिससे हिग्स फील्ड के अस्तित्व और उसकी भूमिका की पुष्टि हुई। इस कण ने स्टैंडर्ड मॉडल में अपनी जगह बना ली और प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास में इसकी भूमिका को स्थापित किया। बिग बैंग के तुरंत बाद 1 खरबवें सेकंड के भीतर इलेक्ट्रोवीक फोर्स 2 भागों में विभाजित हो गई। इससे ब्रह्मांड की पूर्ण समरूपता टूट गई। W और B बोसोन फोटोन और कमजोर परमाणु बल के W और Z बोसोन में विघटित हो गए। इसी समय हिग्स फील्ड ने कणों को द्रव्यमान प्रदान करना शुरू किया। W और Z बोसोन भारी हो गए। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को उनके प्रकार और स्वाद के अनुसार द्रव्यमान मिला। वहीं फोटोन और ग्लूऑन जैसे कण बिना द्रव्यमान के बने रहे। बिग बैंग के 1 अरबवें हिस्से तक ब्रह्मांड में क्वार्क एरा पूरी तरह सक्रिय हो गया। इस समय तक ब्रह्मांड उन सभी अवयवों से भर चुका था जिनकी आवश्यकता सितारों, ग्रहों और जीवन को बनाने के लिए थी। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का आदिम सूप ब्रह्मांड की सभी संरचनाओं की नींव बन गया। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत विविधताओं और अद्भुत तत्वों से भरा हुआ है। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से ऊर्जा जलाते हैं और सिर्फ लाख साल में बड़े विस्फोट के साथ समाप्त हो जाते हैं, जबकि अन्य धीरे धीरे खरबों साल तक जलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के ग्रह हैं,
विशाल गैस ग्रह, तपते और बंजर चट्टानी ग्रह और कभी कभी जीवन के अनुकूल हरे भरे पानी वाले ग्रह। उन ग्रहों पर जो जीवन का पोषण करते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी, अनगिनत जीवन रूप मौजूद हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया जो सल्फर या मीथेन पर जीवित रहते हैं से लेकर चेतन और बुद्धिमान वानरों तक जो संरचनाएं और दूरबीन बनाते हैं और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करते हैं। ब्रह्मांड की अनंतता में विविधता की संभावनाएं भी अनंत हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे पहलू हैं जो हर जगह और हर समय स्थिर और अपरिवर्तनीय रहते हैं। इन्हें कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इन स्थिरांकों को उस समय पहचाना जब उन्होंने समझने की कोशिश की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और क्यों करता है। जैसे एक बुनियादी सीमा है जो 2,99,07,920 मीटर प्रति सेकंड है, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक स्थिरांक जो यह बताता है कि दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण कितनी मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। इसका मान 6.67384 गुणा 10⁻⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके अलावा ऊर्जा, तापमान, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत आवेशों के बीच भी निश्चित संबंध है। मूलभूत कणों का द्रव्यमान भी कुछ निश्चित और सटीक मानों में बंधा हुआ है। उदाहरण के लिए हिग्स तंत्र यह नहीं बता सकता कि इन द्रव्यमानों का यह विशिष्ट मान क्यों है। रिचर्ड फेनमैन जैसे महान भौतिक विज्ञानी ने पर विचार किया जो कणों के बीच विद्युत चुंबकीय बल की ताकत को दर्शाता है। इसका मान लगभग 137 है, लेकिन यह किसी और भौतिक नियम से संबंधित नहीं है और इसका 12, 135 या 3015 न होने का कोई कारण नहीं है। यदि यह मान थोड़ा बड़ा या छोटा होता तो ब्रह्मांड का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। गुरुत्वाकर्षण भी ऐसा ही एक उदाहरण है। अगर यह कमजोर होता तो ब्रह्मांड हाइड्रोजन गैस के पतले सूप में बदल जाता, और अगर यह मजबूत होता तो सारा पदार्थ ब्लैक होल या अल्पकालिक तारों में समा जाता, जिससे ग्रहों और जीवन के निर्माण की संभावना समाप्त हो जाती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब केवल संयोग नहीं है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कई अन्य ब्रह्मांडों में से एक हो, जिनकी शुरुआती स्थितियां और मूलभूत स्थिरांक अलग अलग हों। केवल वे ब्रह्मांड जहां ये मान अनुकूल हैं, जीवन और विविधता को जन्म दे पाते हैं। बिग बैंग के शुरुआती सेकंड्स में यह सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा बीतने तक ब्रह्मांड में क्वार्क, लेप्टॉन और आभासी कणों की बहुतायत थी, लेकिन इतनी ऊंची ऊर्जा पर ये कण आपस में अर्थपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं कर सकते थे। तापमान घटने के साथ लगभग 1 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस पर ग्लूओनन और क्वार्क आपस में क्रिया करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना होता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अब ये क्वार्क स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक नहीं होते। उदाहरण के लिए अब क्वार्क धनात्मक आवेश वाले होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन प्रतिकर्षण बलों को संतुलित रखने और प्रोटॉन को स्थिर रखने के लिए मजबूत परमाणु बल की आवश्यकता होती है, जिसे ग्लूओनन मध्यस्थता करते हैं। लेकिन प्रोटॉन की आंतरिक संरचना जितनी हम सोचते हैं उससे भी अधिक अजीब और पेचीदा है। इसका अधिकांश द्रव्यमान ऊर्जा और क्वांटम गतिकी का परिणाम है। यही नहीं, प्रोटॉन की संरचना स्थिर भी नहीं है। प्रोटॉन के अंदर मौजूद एक क्वार्क कभी कभी अपने आप चार्म क्वार्क और उसके एंटीमैटर समकक्ष में बदल सकता है। हालांकि यह परिवर्तन बेहद क्षणिक होता है और चार्म क्वार्क तुरंत मूल अवस्था में लौट आते हैं। इस कारण प्रोटॉन को एक लगातार बदलते हुए मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें वैलेंस क्वार्क, ग्लूओनन और चार्म क्वार्क शामिल होते हैं। ग्लूओनन और चार्म क्वार्क जैसे आभासी कणों के कारण प्रोटॉन का लगभग 99% हिस्सा ऐसे कणों से बना होता है जो वास्तव में स्थायी रूप से मौजूद नहीं होते। ये विचित्र कार्य प्रणाली ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मांड के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। जब ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और सघन अवस्था में था, तब इलेक्ट्रोवीक फोर्स का प्रभाव इतना मजबूत था कि नवगठित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, यह प्रक्रिया धीमी हो गई और अंततः फ्रीज आउट हो गया, जिसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने स्थायी रूप से अपनी पहचान चुन ली। यहीं पर प्रकृति के नियमों और क्वार्क के द्रव्यमान जैसे स्थिरांकों ने हमारे ब्रह्मांड के भविष्य को आकार दिया। चूंकि डाउन क्वार्क का द्रव्यमान अब क्वार्क से थोड़ा अधिक होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है। इस द्रव्यमान के छोटे अंतर ने ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में असंतुलन पैदा किया।
इस प्रक्रिया ने हर न्यूट्रॉन के लिए लगभग 7 प्रोटॉन का अनुपात सुनिश्चित किया, जो ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विकास के लिए आवश्यक था। अगर यह द्रव्यमान अंतर अलग होता तो शायद प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन अधिक होते। न्यूट्रॉन अपने अनावेशित स्वभाव और स्थायित्व के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों के निर्माण को बाधित कर सकते थे। ऐसे में परमाणु संलयन संभव नहीं हो पाता और ब्रह्मांड में तारे, आकाश गंगाएं या जीवन जैसा कुछ भी नहीं बनता। इसलिए हमें इस बात का आभारी होना चाहिए कि ब्रह्मांड ने प्रोटॉन को प्राथमिकता दी। लेकिन यह केवल एक असंतुलन नहीं था जिसने हमारे ब्रह्मांड के विकास को निर्धारित किया। एंटीमैटर की रहस्यमयी कमी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर एंटीमैटर और मैटर की मात्रा बराबर होती तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते और ब्रह्मांड कभी अस्तित्व में नहीं आता। इन घटनाओं के संयोजन ने हमें वह ब्रह्मांड दिया है जिसे हम आज जानते हैं। भविष्य में जब हम ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकेंगे तो शायद हमें सभ्यताओं के उभरने और नष्ट होने की कहानियां दिखाई देंगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारी अस्तित्व की यात्रा कितनी जटिल और अद्भुत है। यह दिखाता है कि असहमति, क्षेत्रीयता और संघर्ष इंसानी सभ्यताओं के बीच एक आम विषय रहे हैं और यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि आकाशगंगा में भी ऐसा नहीं होता होगा। ठीक पृथ्वी की तरह किसी युद्धग्रस्त एलियन सभ्यता में दुश्मनों पर विजय पाने की होड़ ने हथियारों की दौड़ को जन्म दिया होगा। पत्थर और नुकीले हथियारों से लेकर विस्फोटक प्रोजेक्टाइल, नैनो मशीनरी और परमाणु बम तक सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने की यह दौड़ जारी रही। लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत ये एलियन इससे भी संतुष्ट नहीं हुए होंगे। उन्होंने अपने प्रयासों को एक और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत पर केंद्रित किया, एंटीमैटर। मानवता की तुलना में अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एंटीमैटर के कणों को प्रोड्यूस और अलग करने का तरीका सीख लिया। एंटीमैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से एक वैक्यूम में तब तक निलंबित रखा जाता है जब तक कि उसे उपयोग में नहीं लाना होता। एंटीमैटर की विनाशकारी क्षमता चौंका देने वाली है। जैसे ही यह सामान्य पदार्थ के संपर्क में आता है, दोनों कण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। मात्र 1 ग्राम एंटीमैटर वही ऊर्जा पैदा कर सकता है जो 90 किलोग्राम पारंपरिक परमाणु ईंधन से संभव है। हथियारों की इस दौड़ में एंटीमैटर स्टॉक बढ़ता गया, चाहे यह गुस्से में हो, गलती से हो या फिर जानबूझकर। अगर इस एंटीमैटर हथियार का विस्फोट होता है तो इसका असर बेहद भयंकर होगा। पल भर में रात दिन में बदल जाएगी। भीषण लहरें पूरे शहरों को तबाह कर देंगी। युद्धरत गुटों के साथ साथ ग्रह पर बाकी सभी जीवन का भी अंत हो जाएगा। एंटीमैटर का अस्तित्व पहली बार 1928 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने भविष्यवाणी किया। उन्होंने आइंस्टीन के को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ते हुए एक ऐसा समीकरण तैयार किया जो न केवल इलेक्ट्रॉन्स बल्कि उनके पॉजिटिवली चार्ज्ड समकक्षों यानी पॉजिट्रॉन्स पर भी लागू होता था। 1932 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी कार्ल एंडरसन ने क्लाउड चैम्बर में इसे खोजा। 1950 के दशक में कैलिफोर्निया के बेवॉट्रॉन एक्सेलरेटर ने पहला एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन का पता लगाया। 1995 में वैज्ञानिकों ने एंटी हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। एंटीमैटर अब हमें विभिन्न प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में दिखाई देता है। सुपरनोवा, ब्लैक होल जेट्स और यहां तक कि केले में पोटेशियम के रेडियोधर्मी क्षय के दौरान भी। आज ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमैटर के बीच भारी असंतुलन है। भौतिकविदों के अनुसार हर क्वाड्रिलियन पदार्थ कणों पर केवल एक एंटीमैटर कण होता है। अगर दोनों की मात्रा बराबर होती तो सभी कण आपस में नष्ट हो जाते और तारे, ग्रह कुछ भी नहीं बन पाते। लेकिन यह असंतुलन कैसे हुआ? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। ब्रह्मांड के शुरुआती सेकंड में पदार्थ और एंटीमैटर समान मात्रा में बने होंगे, लेकिन किसी कारणवश इस संतुलन में बदलाव आया। यह बदलाव कमजोर बल और टूटी हुई समरूपता का परिणाम हो सकता है। एंटीमैटर की इस गुत्थी को समझना मानवता के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह वैज्ञानिक खोज की सीमा को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। में चेन शिंगवू के प्रयोगों से पता चला कि क्वार्क और एंटीक्वार्क प्रकृति के नियमों के अनुसार बिल्कुल समान तरीके से व्यवहार नहीं करते। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन वैज्ञानिक इसे मापने में सक्षम है। हालांकि यह छोटा सा असंतुलन शुरुआती ब्रह्मांड में एंटीमैटर के बजाय पदार्थ की भारी जीत को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रहस्य शायद किसी ऐसे कण के कारण है जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। यह विचार एक अन्य प्रकार की विषमता से जुड़ा है जो हमें स्टैंडर्ड मॉडल में दिखाई देती है। हर कण और उसका एंटी पार्टिकल दाएं और बाएं दोनों रूपों में मौजूद होते हैं। इस समरूपता को भौतिकविद पैरिटी कहते हैं।
लेकिन न्यूट्रिनो इसका अपवाद है। वैज्ञानिक केवल बाएं हाथ वाले न्यूट्रिनो और दाएं हाथ वाले एंटी न्यूट्रिनो ही खोज पाए हैं। तो सवाल उठता है, दाएं हाथ वाले न्यूट्रिनो और बाएं हाथ वाले एंटी न्यूट्रिनो कहां हैं? अनुमान है कि ये शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थे, लेकिन ये अस्थिर थे और जल्दी ही क्षय हो गए। अगर इन कणों ने एंटी मैटर के बजाय पदार्थ में क्षय किया तो यही पदार्थ की जीत का कारण हो सकता है। ये विचार आकर्षक है, लेकिन इसे साबित करना अभी बाकी है। जब तक इन रहस्यमय न्यूट्रिनो के बारे में और जानकारी नहीं मिलती, ये प्रश्न अनुत्तरित रहेगा। जब हम रात के आकाश की गहराई में देखते हैं तो अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। सर्पिल आकाशगंगाएं, रंगीन निहारिकाएं और क्वासर, जो ब्रह्मांड के सबसे चमकदार स्रोत हैं। क्वासर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केंद्र में पाए जाते हैं, जो आसपास के पदार्थ और प्रकाश को निगलते हैं। इन क्वासरों के प्रकाश ने एक और अद्भुत विशेषता को उजागर किया है, जिसे लाइमन अल्फा फॉरेस्ट कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार और प्रकाश की गति का अर्थ है कि कोई वस्तु जितनी दूर होगी, हम उसे उतना ही पुराने समय में देखेंगे। दूरस्थ क्वासर जो अरबों साल पुराने हैं, उनका प्रकाश लाल शिफ्टेड होता है, यानी वह प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर खींचता है। लेकिन जब हम इन क्वासरों के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करते हैं तो हमें केवल लाल शिफ्ट नहीं बल्कि और भी दिलचस्प चीजें दिखती हैं। स्पेक्ट्रम में अचानक गिरावटें दिखाई देती हैं, जो हाइड्रोजन गैस के कम घनत्व वाले बादलों के कारण होती हैं। जब प्रकाश इन बादलों से गुजरता है तो कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है, जिससे स्पेक्ट्रम में ये गिरावटें बनती हैं। ये गिरावटें लाइमन अल्फा फॉरेस्ट के रूप में जानी जाती हैं। इन संरचनाओं का अध्ययन करके खगोलविद प्रारंभिक ब्रह्मांड की रचना और रसायन विज्ञान के बारे में जान सकते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड हाइड्रोजन के इन बादलों से भरा हुआ था। यही हाइड्रोजन बादल सितारों और आकाश गंगाओं की नर्सरी बने। ब्रह्मांड के पहले सेकंड में बहुत कुछ हो चुका था। इस समय इसका तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। कणों और एंटी कणों के बीच मुठभेड़ से भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। धीरे धीरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच संतुलन बन गया और कणों की आपसी अदला बदली का दौर खत्म हुआ। इस समय तक द्रव्यमान वाले कण हिग्स फील्ड की वजह से स्थिर हो चुके थे। 4 प्रमुख बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी, अब प्रभाव में आ चुके थे। हालांकि इस अत्यधिक गर्म और ऊर्जावान ब्रह्मांड में इन बलों का व्यवहार अभी भी अनिश्चित था। ब्रह्मांड के पहले सेकंड को समझने के लिए वैज्ञानिकों को अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे मौजूदा उपकरण उन ऊर्जाओं को उत्पन्न करने में असमर्थ हैं जो उस समय सक्रिय थीं। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत होगी, हम ब्रह्मांड की इस प्रारंभिक अवस्था के और करीब पहुंच सकेंगे। यह हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में एक नया आयाम जोड़ सकता है। हम अब ब्रह्मांड के ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसे प्रयोगात्मक भौतिकविद और खगोलविद अधिक स्पष्टता और गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। ये वह समय है जब हम अपने ब्रह्मांडीय इतिहास के उस हिस्से तक पहुंच पा रहे हैं जिसे न केवल देखा बल्कि मैप भी किया जा सकता है। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में जहां साल के कुछ हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता, वैज्ञानिकों ने जनवरी 2005 में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण शुरू किया। उन्होंने बर्फ में गर्म पानी का उपयोग करते हुए 2.5 किलोमीटर गहरे छेद खोदे। यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी और इसमें 58 घंटे लगे। इस तरह कुल 80 छेद बनाए गए। आइस क्यूब की यह विशाल सरणी अंटार्कटिका के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन इसका विशाल आकार ही इसकी एकमात्र विशेषता नहीं है। आमतौर पर दूरबीनें रात के आसमान की ओर देखती हैं, लेकिन आइस क्यूब पृथ्वी के भीतर और उसके आर पार देखता है। इसमें न तो लेंस है, न दर्पण और न ही रेडियो डिश। इसके बजाय इसमें 4000 से अधिक मॉड्यूल हैं जो गहरे बर्फ में लटके हुए हैं, जैसे किसी माला में मोती। ये डिजाइन ब्रह्मांड के सबसे मायावी कण न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए आदर्श है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे सोने की खदानों की गहराइयों में, बैकाल झील के नीचे और जापानी पहाड़ों के बीच। ये सभी न्यूट्रिनो की खोज के लिए समर्पित हैं। 1930 के दशक में कण भौतिकविद वोल्फगैंग पॉली ने परमाणु क्षय के अध्ययन के दौरान न्यूट्रिनो का प्रस्ताव दिया। उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है तो थोड़ी ऊर्जा गायब हो जाती है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह ऊर्जा किसी ऐसे कण की वजह से है जो बहुत छोटा, हल्का और लगभग अदृश्य है।
आज वैज्ञानिक जानते हैं कि हर सेकंड 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो हमारे शरीर से गुजरते हैं और हमें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं होता। 1951 में अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड कोवान और फ्रेडरिक रीन्स ने न्यूट्रिनो का पता लगाने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने प्रोजेक्ट पोल्टरजिस्ट के तहत परमाणु रिएक्टरों का उपयोग किया और 1956 में पहली बार न्यूट्रिनो का सफलतापूर्वक पता लगाया। इस खोज ने 20 साल से परेशान कर रहे एक भौतिकी के सवाल को हल किया। आज न्यूट्रिनो के अध्ययन में काफी प्रगति हुई है। वैज्ञानिक अब शक्तिशाली कण त्वरक में न्यूट्रिनो उत्पन्न कर सकते हैं। बड़े डिटेक्टर जैसे बैकाल झील इन कणों का पता लगाने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिनो न केवल ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में मदद करते हैं, बल्कि इसके प्रारंभिक क्षणों की जानकारी भी देते हैं। 168,000 साल पहले बड़े मैगेलेनिक बादल में एक तारा सुपरनोवा में बदल गया। विस्फोट ने अनगिनत न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में छोड़े, जो 1987 में पृथ्वी तक पहुंचे। जापानी वैज्ञानिकों ने उनमें से 11 का पता लगाया। इस खोज ने मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी के युग की शुरुआत की, जहां खगोलविद गुरुत्वाकर्षण तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीस्कोप्स और न्यूट्रिनो का उपयोग कर ब्रह्मांड की चरम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। न्यूट्रिनो उन वस्तुओं का भी अध्ययन करने का अवसर देते हैं जो प्रकाश के लिए अपारदर्शी होती हैं। वे केवल 2 मूलभूत बलों, वीक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण के साथ बातचीत करते हैं। यही कारण है कि वे नेबुला, सितारों और ग्रहों के आर पार बिना किसी रुकावट के गुजरते हैं और हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को समझने के लिए हमें उन अनोखे और अदृश्य कणों की मदद लेनी पड़ती है जिन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ क्षण बाद बने थे और अपने अपारदर्शी वातावरण से बाहर निकलने वाले पहले कणों में से एक थे। बिग बैंग के 1 सेकंड बाद ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म और घना प्लाज्मा था, जिसमें फोटॉन्स और अन्य कण आपस में टकरा रहे थे। इस समय प्रकाश भी उस प्लाज्मा के बाहर नहीं निकल सकता था। वैज्ञानिकों की पारंपरिक दूरबीनें, जो प्रकाश के आधार पर काम करती हैं, इस कालखंड की जांच नहीं कर सकती, लेकिन न्यूट्रिनो, जो उस समय भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे, हमें इस समय की झलक देने में सक्षम है। लगभग 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का तापमान गिरकर 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। इस ठंडक के साथ न्यूट्रिनो अन्य कणों से टकराए बिना ब्रह्मांड के आर पार फैलने लगे। इन न्यूट्रिनो ने ब्रह्मांड में एक छाप छोड़ी, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड कहते हैं। अगर हम इस छाप का पता लगा सकें तो हमें ब्रह्मांड की तस्वीर उसके जन्म के केवल 1 सेकंड बाद की मिलेगी। शुरुआती ब्रह्मांड के न्यूट्रिनो आज बहुत ही दुर्लभ और कम ऊर्जा वाले हैं। हर घन सेंटीमीटर में केवल 300 ऐसे न्यूट्रिनो मौजूद हैं, जो कि आधुनिक उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की तुलना में बेहद कम है। इन्हें पकड़ने के लिए हमें अपने उपकरणों की सटीकता को वर्तमान से अरबों गुना बेहतर बनाना होगा। अगर हम इन्हें सीधे पकड़ने में सफल नहीं भी हो पाते, तो भी इनके ब्रह्मांड पर पड़े प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। इन कणों ने ब्रह्मांड के तापमान और ऊर्जा वितरण में छोटे बदलाव किए थे। यही बदलाव अरबों वर्षों में आज आकाशगंगाओं और बड़े पैमाने की संरचनाओं में तब्दील हो गए। इन संरचनाओं का विश्लेषण करके हम उस समय के ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। TON 618, जो हमसे 18.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, झार ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और विशाल ब्लैक होल्स में से एक है। यह लगभग 140 ट्रिलियन सूर्यों जितना चमकीला है और इसका द्रव्यमान 66 बिलियन सूर्य के बराबर है। यह इतना विशाल है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी ओर खींचता है। इसके चारों ओर की अक्रीशन डिस्क, जो गिरते हुए पदार्थ से बनी है, इतनी गर्म और चमकीली है कि यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमकने वाले पिंडों में से एक बन जाती है। TON 618 न केवल अपने आकार और द्रव्यमान के लिए जाना जाता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि इतने विशाल ब्लैक होल इतने कम समय में कैसे बने। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जिनका द्रव्यमान सूर्य से 1 लाख गुना अधिक होता है, बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में आमतौर पर पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये ब्लैक होल अपने आसपास के तारकीय पदार्थ को निगलकर बढ़ते हैं और आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनका निर्माण समय हमारे खगोल भौतिकी मॉडल से मेल नहीं खाता। कई सुपरमैसिव ब्लैक होल बिग बैंग के केवल कुछ मिलियन वर्षों बाद ही बन गए थे, जबकि हमारे मॉडल्स के अनुसार इतने बड़े ब्लैक होल बनने में बहुत अधिक समय लगना चाहिए।
कुछ ब्लैक होल्स जैसे TUN 618 बिग बैंग के केवल 1 बिलियन वर्षों के भीतर सूर्य के द्रव्यमान से 1 अरब गुना बड़े हो गए थे, जबकि तारा निर्माण के मॉडल्स के अनुसार इस समय तक केवल 1 लाख सौर द्रव्यमान तक के ब्लैक होल बनने चाहिए थे। न्यूट्रिनो और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जैसे रहस्य हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय की ओर इशारा करते हैं। ये कण और पिंड हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे बिग बैंग से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विकास हुआ। यह खोज न केवल खगोल विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, बल्कि यह सवाल भी उठा रही है कि ब्रह्मांड के विकास के बारे में हमारी समझ अभी कितनी अधूरी है। पहेली का समाधान संभवतः 1971 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित एक सिद्धांत में पाया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि ब्लैक होल्स केवल तारों के पतन से नहीं, बल्कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में घनत्व में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप भी बन सकते हैं। हॉकिंग ने इन्हें प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का नाम दिया। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड एक गर्म और ऊर्जावान प्लाज्मा था, जिसमें पदार्थ और फोटॉन्स का घनत्व बहुत अधिक था। इस समय क्वांटम अनियमितताओं के कारण घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव हुए। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति और पुनर्संयोजन के बाद इन घनत्व विरोधाभासों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ा, जिससे विशाल गैस के क्षेत्र अपने ही भार के कारण ढह गए। हालांकि यह प्रक्रिया केवल बिग बैंग के 1 सेकंड के भीतर हो सकी, क्योंकि इसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के लिए नए ब्लैक होल बनाना कठिन हो गया। इसके बाद ब्लैक होल्स का निर्माण केवल तारों के पतन से ही संभव था, जिसके लिए कई मिलियन वर्षों का इंतजार करना पड़ा। गणनाओं के अनुसार प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का आकार बेहद भिन्न हो सकता है। कुछ ब्लैक होल्स पेपर क्लिप के वजन से भी हल्के हो सकते हैं, जबकि अन्य सूर्य के द्रव्यमान से 1 लाख गुना भारी हो सकते हैं। अगर ये ब्लैक होल्स मौजूद हैं, तो हमें इन्हें खोजने और पहचानने के लिए खास तरीकों की जरूरत है। इनमें से एक तरीका उनके विनाश के संकेतों की खोज करना है। हॉकिंग ने यह भी सिद्धांत दिया था कि ब्लैक होल्स हॉकिंग विकिरण के माध्यम से अपना द्रव्यमान खो सकते हैं। छोटे ब्लैक होल्स तेजी से द्रव्यमान खोते हैं और अंततः एक शक्तिशाली विस्फोट में खत्म हो जाते हैं, जिसकी ऊर्जा 1 मिलियन मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर हो सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में फर्मी गामा रे टेलीस्कोप जैसे उपकरणों की मदद से इन विस्फोटों की खोज कर रहे हैं। अन्य तरीकों में माइक्रो लेंसिंग का उपयोग करना शामिल है, जहां ब्लैक होल्स के पास से गुजरने पर सितारों और आकाशगंगाओं की रोशनी में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। हालांकि अब तक की खोजों ने प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स के आकार और उनके बनने की अवधि पर केवल सीमित जानकारी दी है, लेकिन वैज्ञानिकों की उम्मीदें अभी बाकी हैं। अगली पीढ़ी की दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रारंभिक ब्रह्मांड के पहले सितारों और आकाशगंगाओं की खोज कर रही हैं। ये टेलीस्कोप उन प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का भी पता लगा सकता है, जो इन आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए बीज का काम कर सकते हैं। दिसंबर 2022 को कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में 192 शक्तिशाली लेजरों को 1 सेंटीमीटर लंबे सोने के सिलेंडर पर केंद्रित किया गया। इस सिलेंडर के भीतर हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से बने एक ईंधन के छोटे गोले को रखा गया। जब लेजरों ने सिलेंडर की दीवारों को लगभग 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो इससे तीव्र एक्स-रे उत्पन्न हुए। ये एक्स-रे ईंधन को लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपीड़ित करते हुए उसे 10 बिलियनवें सेकंड में 100 बिलियन गुना वायुमंडलीय दबाव तक पहुंचा देते हैं। इस प्रक्रिया में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के परमाणु जुड़कर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, साथ ही उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रयोग में 2.05 मेगाजूल ऊर्जा सिलेंडर में डाली गई और प्रतिक्रिया से 3.15 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह परिणाम दर्शाता है कि परमाणु संलयन ऊर्जा उत्पादन का एक व्यावहारिक और टिकाऊ तरीका हो सकता है, जिससे मानवता को ऊर्जा की नई संभावनाएं मिलेंगी। लगभग 70 वर्षों की कड़ी मेहनत और शोध के बाद वैज्ञानिक पहली बार एक उत्पादक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया शुरू करने में सफल हुए। फ्यूजन अपने आप में कोई नई अवधारणा नहीं है,
1950 के दशक से मनुष्य घातक फ्यूजन हथियार बना रहे हैं, लेकिन 2022 की यह घटना अनूठी थी क्योंकि इसमें पहली बार संलयन प्रतिक्रिया ने उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जो इसे शुरू करने के लिए डाली गई थी। इस छोटे पैमाने के प्रयोग में लगभग 50% ऊर्जा का लाभ प्राप्त हुआ, जो 20 केटल्स पानी उबालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन असली सफलता यह है कि इसने स्वच्छ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के एक संभावित नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। और फिर भी यह वही प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के हर तारे के हृदय में अरबों वर्षों से स्वाभाविक रूप से चल रही है। मनुष्य हमेशा से साधारण चीजों को कुछ असाधारण में बदलने की कोशिश करता रहा है, चाहे हवा से फूल बनाना हो या धातुओं को सोने में बदलने का प्रयास। बदलाव की यह शक्ति हमें बेहद आकर्षित करती है। ब्रह्मांड की शुरुआत में भी ऐसे परिवर्तन लगातार हो रहे थे। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान अस्थिर परमाणु नाभिक टूटते हैं और नए तत्वों में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया नियमित रूप से होती है, जैसे कार्बन 14 का विखंडन जो कार्बन डेटिंग में उपयोग होता है, या टेक्नेटियम 99 जो मेडिकल इमेजिंग में काम आता है। दूसरी ओर न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हल्के परमाणु नाभिक आपस में जुड़ते हैं और भारी तत्वों में बदलते हैं। यह प्रक्रिया बेहद कठिन है और इसके लिए उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु का नाभिक उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। इसके अलग अलग आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या इसे और स्थिर बनाती है। इन नाभिकों को स्थिर बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, लेकिन प्रोटॉन्स का समान चार्ज उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। इस बाधा को तोड़ने और नए तत्व बनाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा और दबाव की जरूरत होती है, जो तारे के हृदय या किसी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। भारी तत्वों का निर्माण और भी अधिक चरम घटनाओं जैसे सुपरनोवा विस्फोट या तारों के विलय से ऐसे होता है। तारकीय फ्यूजन को समझने के बावजूद यह सवाल बना रहता है कि ड्यूटेरियम और हीलियम जैसे भारी नाभिक सबसे पहले कहां से आए। इस प्रश्न का उत्तर हमें ब्रह्मांड के पहले मिनटों में मिलता है। जब बिग बैंग के 1 माइक्रोसेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान लगभग 10 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक गिरा, तो क्वार्क्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने के लिए आपस में जुड़ना शुरू किया। यही वे निर्माण खंड थे जिनसे सभी तत्व बने। हालांकि पहले तारों के बनने और चमकने में लगभग 100 मिलियन साल लग गए। 1948 में अमेरिकी पीएचडी छात्र राल्फ एल्फर और उनके पर्यवेक्षक जॉर्ज गामो ने एक तंत्र का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के नाम से जाना गया। इस मॉडल ने समझाया कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में हल्के तत्वों का निर्माण कैसे हुआ। तारों और आकाशगंगाओं से पहले ही ब्रह्मांड ने ड्यूटेरियम और हीलियम जैसे तत्वों को जन्म दिया। इन्हीं तत्वों ने बाद में तारों और ग्रहों के निर्माण की नींव रखी। इस प्रकार आज वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रयोगशालाओं में दोहरा रहे हैं, वह ब्रह्मांड में अरबों वर्षों से प्राकृतिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया का ही एक छोटा सा प्रतिबिंब है। यह एक साहसिक और प्रेरणादायक सिद्धांत था, लेकिन अल्फर के काम की चमक उस समय थोड़ी धुंधली पड़ गई जब उनके पर्यवेक्षक गामो ने अपने मौलिक शोध पत्र में एक ऐसे लेखक का नाम जोड़ दिया जिसका इस शोध के विकास में कोई योगदान नहीं था। गामो के शब्दों में ग्रीक वर्णमाला का सही संतुलन बनाए रखने के लिए यह अनुचित लग रहा था कि लेख पर केवल अल्फर और गामो के हस्ताक्षर हों। इसलिए पांडुलिपि को प्रिंट के लिए तैयार करते समय डॉ हंसे बेथे का नाम जोड़ा गया। इस तरह अल्फा बीटा गामा शोध पत्र अस्तित्व में आया, जो प्री स्टेलर फ्यूजन पर आधारित सिद्धांतों का मूल बन गया। आज भी यह इस बात की समझ के लिए आधार प्रदान करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में अत्यधिक तापमान कैसे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के माध्यम से हीलियम में बदलने में सक्षम था। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का प्रकार केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। जैसे ही बिग बैंग के बाद क्वार्क्स ने आपस में मिलकर प्रोटॉन्स का निर्माण किया, हाइड्रोजन नाभिक अस्तित्व में आए। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ बनने में अभी समय था। बिग बैंग के लगभग 10 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना गिर गया कि ड्यूटेरियम नाभिक बनने लगे। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उस समय ब्रह्मांडीय तापमान और ऊर्जा इतनी अधिक थी कि ड्यूटेरियम नाभिक अस्थिर बने रहे। जब ये उच्च ऊर्जा फोटॉन से टकराते तो तुरंत टूट जाते। इसे वैज्ञानिक ड्यूटेरियम अड़चन कहते हैं। यह बाधा लगभग 300 सेकंड बाद दूर हुई, जब ब्रह्मांड का तापमान इतना कम हो गया कि ड्यूटेरियम स्थिर रहने लगे।
इसके बाद ड्यूटेरियम ने अन्य प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर नए तत्व बनाए। 13.8 अरब वर्षों बाद जब कई सितारे बने और नष्ट हुए, ब्रह्मांड में अभी भी लगभग 23% हीलियम मौजूद है। यह बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की एक अद्भुत पुष्टि है। और जहां तक हम जानते हैं, यह रासायनिक चमत्कार अब तक केवल एक स्थान पर हुआ है, एक साधारण पीले तारे के चारों ओर घूमते एक छोटे गीले चट्टानी ग्रह पर। यह ग्रह हमारी आकाशगंगा की छोटी सर्पिल भुजाओं में से एक के भीतर अंदरूनी किनारे पर स्थित है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि हमारे पास पृथ्वी के लगभग 3 अरब वर्षों के इतिहास का एक समृद्ध जीवाश्म रिकॉर्ड है, फिर भी जैविक उत्पत्ति का वह क्षण, जीवन की वह पहली चिंगारी समय के कोहरे में खो गया है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि सभी जीवित प्राणी कार्बनिक अणुओं से बने होते हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रमुख घटक हैं। साथ ही सभी जीवन डीएनए और आरएनए नामक रासायनिक निर्देश पुस्तिकाओं को साझा करते हैं। ये पुस्तिकाएं न्यूक्लियोबेस नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बनी होती है, जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये न्यूक्लियोबेस एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करते हैं, जो तय करती है कि किसी प्राणी में पत्ती, पंख या बाल कैसे विकसित होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये अणु आए कहां से? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नवगठित पृथ्वी के गर्म और शक्तिशाली रासायनिक वातावरण ने इन कार्बनिक अणुओं और न्यूक्लियोबेस को खरोंच से बनाने की सही परिस्थितियां प्रदान की। दूसरी ओर एक वैकल्पिक परिकल्पना यह है कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की गहराई में सितारों के बीच निर्मित हुई। और इस परिकल्पना के पक्ष में कई दिलचस्प प्रमाण सामने आए हैं। अंतरिक्ष में जीवन के संकेत। 1969 में वेस्ट वर्जीनिया की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के खगोलविदों ने अंतरिक्ष में फॉर्मेल्डिहाइड के विशिष्ट कंपन का पता लगाया, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसके बाद अन्य खगोलविदों ने भी इसी तरह के साक्ष्य खोजे। आज वैज्ञानिकों ने अंतरतारकीय बादलों और तारों के चारों ओर 250 से अधिक जटिल कार्बनिक अणुओं की पहचान की है। इनमें एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड और एमाइन शामिल हैं, जो जीवन के बड़े अणुओं के मूल निर्माण खंड हैं। पृथ्वी पर प्रमाण। पृथ्वी पर उल्कापिंडों के माध्यम से जीवन की सामग्री के आने का विचार भी मजबूत हुआ है। 1864 में फ्रांस के ओनरगुल क्षेत्र में गिरे एक उल्कापिंड में वैज्ञानिकों को कार्बनिक पदार्थ के संकेत मिले। बाद में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके डीएनए और आरएनए के प्रमुख अणुओं जैसे एडेनिन और ग्वानिन की पहचान की गई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में गिरे अन्य उल्कापिंडों में भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। इन खोजों से संकेत मिलता है कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री न केवल पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड में कहीं और भी स्वाभाविक रूप से बन सकती है। ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान का चमत्कार। ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान की शुरुआत बिग बैंग के तुरंत बाद हुई। हालांकि बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान तत्वों के निर्माण का उग्र कार्य केवल 20 मिनट तक चला। उसके बाद भी ब्रह्मांड में रसायन विज्ञान जारी रहा। इस काल में हल्के तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और उनके सरल यौगिक बने, हीलियम हाइड्राइड जैसे दुर्लभ यौगिक भी अस्तित्व में आए। 1978 में खगोल रसायन जॉन एच ब्लैक ने यह परिकल्पना की कि यह यौगिक अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में हो सकता है, विशेष रूप से ग्रहीय निहारिकाओं प्लैनेटरी नेबुलाई में जीवन की संभावना। आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई या यह किसी बाहरी स्रोत से आई, लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह है कि ब्रह्मांड में रासायनिक प्रक्रियाओं की स्वाभाविक क्षमता है। यह क्षमता न केवल जीवन के निर्माण को संभव बनाती है, बल्कि हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के ये अद्भुत तथ्य विज्ञान और जीवन की अनंत संभावनाओं को उजागर करते हैं। अतिथापित नेबुला में हीलियम हाइड्राइड आयनों का निर्माण दो तत्वों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, लेकिन इस अणु को खोज पाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। एक लंबी और कठिन खोज ने वैज्ञानिकों को निराश किया, जब तक कि 2019 में एक नई और उन्नत तकनीक ने असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साकार नहीं किया। आधुनिक दूरबीनें आमतौर पर या तो जमीन पर, पहाड़ों की चोटियों पर स्थापित की जाती हैं, जहां वे प्रकाश, प्रदूषण, वायुमंडलीय विकृति और मौसम के प्रभाव से बचती हैं।
या फिर अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, जहां ये समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ने कुछ अलग किया। ये एक अनुकूलित बोइंग 747 विमान पर स्थित थी, जिसमें 2.7 मीटर चौड़ी दर्पण वाली दूरबीन विमान के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर इशारा कर रही थी। ये दूरबीन 43,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती थी, जहां पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद पानी से ऊपर उठकर वह ऐसे प्रकाश तरंग दैर्घ्य का अध्ययन कर सकती थी जिन्हें जल वाष्प आमतौर पर अवशोषित कर लेता है। इस दूरबीन से जुड़ा उपकरण जर्मन रिसीवर फॉर एस्ट्रोनॉमी एट टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इसकी उच्च सटीकता ने वैज्ञानिकों को हीलियम हाइड्राइड आयनों के सूक्ष्म और ओवरलैपिंग सिग्नेचर को पहचानने की अनुमति दी। 2019 में 3 दिनों तक चलने वाले अवलोकन में ये दूरबीन NGC 7027 नेबुला में हीलियम हाइड्राइड आयनों की पहचान करने में सफल हुई। ये नेबुला पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल की दिशा में स्थित है और सबसे चमकदार नेबुलाओं में से एक है। यह खोज विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। यह न केवल अंतरिक्ष रसायन विज्ञान में एक नई उपलब्धि थी, बल्कि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद परिस्थितियों की बेहतर समझ प्रदान करती है। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस ने ब्रह्मांड के पहले 20 मिनट में ही हाइड्रोजन, हीलियम और ड्यूटेरियम जैसे तत्वों का निर्माण कर दिया था। लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड में अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा के कारण ये तत्व इलेक्ट्रॉनों को स्थिर रूप से पकड़कर तटस्थ परमाणु नहीं बना पा रहे थे। जब ब्रह्मांड का तापमान 4000 केल्विन तक गिरा तो परमाणु नाभिक ने आयनीकरण ऊर्जा के आधार पर एक क्रम में संयोजित होना शुरू किया। इस प्रक्रिया में हीलियम ने पहला तटस्थ परमाणु बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। हीलियम को एक महान गैस माना जाता है क्योंकि यह बहुत निष्क्रिय है। इसका एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मांड में जब अन्य सभी आयन सक्रिय थे, हीलियम ने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके पहले तटस्थ अणुओं का निर्माण किया। हीलियम और हाइड्रोजन के संयोजन ने पहला रासायनिक बंधन बनाया और इस प्रक्रिया में हीलियम हाइड्राइड आयन का निर्माण हुआ। यह आयन अस्थिर था, लेकिन इसने अन्य अणुओं के निर्माण की राह खोल दी, जो बाद में अंतरिक्ष रसायन विज्ञान का आधार बने। आज खगोल रसायन विज्ञान एक उन्नत क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अणुओं और उनके निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ब्रह्मांड में पानी और अमोनिया जैसे आम यौगिक तो हैं ही, लेकिन कई अजीब और जटिल अणु भी मौजूद हैं, जैसे H2Cl+ और HO2। हालांकि ये सभी अणु जो बाद में बने अपनी उत्पत्ति हीलियम हाइड्राइड आयन से जोड़ते हैं। यह ब्रह्मांड का पहला अणु था जिसने रसायन विज्ञान को अस्तित्व में आने का मौका दिया। हम में से ज्यादातर लोग इस दुनिया को एकदम साफ और रंगीन रूप में देखते हैं, लेकिन जो रोशनी हम देखते हैं वह पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह स्पेक्ट्रम लगातार हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है, चाहे हम उसे देख पाएं या नहीं। हमारे शरीर, खाना और यहां तक कि हमारे घरों की दीवारें भी हाई एनर्जी गामा और एक्सरे उत्सर्जित करती है। सूर्य की रोशनी जो हमें दिखती है उसमें लगभग 10% अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। यह हमारी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं कम ऊर्जा वाला इंफ्रारेड विकिरण सूर्य के प्रकाश का लगभग 50% हिस्सा होता है, जिसे हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। इंफ्रारेड तकनीक जैसे मोशन सेंसर और टीवी रिमोट बिना देखे ही सिग्नल भेजती और प्राप्त करती है। इसी तरह ब्लूटूथ, वाईफाई और GPS माइक्रोवेव आवृत्तियों के जरिए जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ रेडियो और टीवी जैसे एनालॉग डिवाइस सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं। ये सभी तरंगें हर वक्त हर दिशा से हमारे चारों तरफ मौजूद रहती हैं। ब्रह्मांड का प्रारंभ और पहली रोशनी। ब्रह्मांड के शुरुआती समय में यह रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन पूरी तरह अपारदर्शी। बिग बैंग के तुरंत बाद ऊर्जा ने पदार्थ का रूप ले लिया और उप परमाणु कण बनने लगे। इन कणों का घनत्व और ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि फोटॉन्स उसमें फंस गए थे। लाखों सालों बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, परमाणु बनने शुरू हुए। परमाणु संरचना और उनका महत्व। हर चीज के निर्माण के लिए अनगिनत परमाणुओं की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एक इंसानी शरीर में लगभग 7 ऑक्टिलियन परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं की असली खासियत उनके इलेक्ट्रॉन्स में होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो नकारात्मक आवेश वाले लेप्टॉन हैं, प्रोटॉन्स की तुलना में 2000 गुना हल्के होते हैं। क्वांटम फिजिक्स इनका व्यवहार नियंत्रित करता है और हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति या गति नहीं जान सकते। यह इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो परमाणु को उसकी स्थिरता देते हैं। ब्रह्मांडीय परिवर्तन। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान सकारात्मक आवेश वाले परमाणु नाभिक बने।
विद्युत चुंबकीय बल ने नकारात्मक इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के साथ जोड़कर तटस्थ परमाणु बनाए। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है जबकि हीलियम 2 को। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। ब्रह्मांड को ठंडा होने में 3,80,000 साल लगे जिससे इलेक्ट्रॉन्स स्थिर हो सके और पहले परमाणु बने। इसके बाद ही ब्रह्मांड में खाली स्थान और संरचना संभव हो पाई। निष्कर्ष, ये पूरी प्रक्रिया यह दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड ने ऊर्जा और पदार्थ के संतुलन से खुद को आकार दिया। जो चीजें आज हमारे लिए सामान्य लगती हैं, वे वास्तव में जटिल और अद्भुत प्रक्रियाओं का परिणाम है। सैकड़ों हजारों सालों तक फोटॉन्स एक घने, गर्म और अपारदर्शी भूल भुलैया में फंसे हुए थे। लेकिन अचानक जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ, इन फोटॉन्स को रास्ता मिल गया। वे अपनी बाधाओं से मुक्त हो गए और बिना किसी अन्य कण से टकराए सीधी रेखाओं में यात्रा करने लगे। ये वही पहली रोशनी थी जिसने ब्रह्मांड को पारदर्शी बना दिया। वह ब्रह्मांड जो पहले पूरी तरह प्लाज्मा था, अब गैस में बदल चुका था और अराजकता से भरा यह क्षेत्र एक सुसंगत संरचना में बदल गया। ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में पहली बार इस रोशनी ने हमें यह देखने का मौका दिया कि शुरुआती समय में क्या हो रहा था। विज्ञान में ऐसी खोजें बहुत दुर्लभ होती हैं जो सिर्फ संयोग से हो जाएं, और नोबेल पुरस्कार तक ले जाने वाली खोजें तो और भी कम। लेकिन 1978 में नोबेल कमेटी ने परंपरा को तोड़ते हुए उस वर्ष का फिजिक्स नोबेल 2 वैज्ञानिकों को दिया जिनकी यह महान खोज एक महज इत्तेफाक थी। 1960 के दशक की शुरुआत में न्यू जर्सी के एक छोटे शहर होल्मडेल में बेल लैब्स ने 20 फुट लंबा सींग के आकार का एंटीना बनाया था। इस एंटीना का उपयोग एक नई सैटेलाइट प्रणाली के लिए किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद यह उपकरण पुराना पड़ गया। बेल लैब्स ने इसे नष्ट करने के बजाय इसे 2 शोधकर्ताओं अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन के लिए खोल दिया। इन वैज्ञानिकों ने इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया। जब पेंजियास और विल्सन ने अपने अवलोकन शुरू किए तो उन्होंने एक समस्या देखी। अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों पर एक स्थिर लेकिन लगातार मौजूद थी। उन्होंने हर संभव स्रोत को खंगाला, पास के न्यूयॉर्क शहर से लेकर आसपास के सैन्य प्रतिष्ठानों तक। यहां तक कि उन्होंने यह भी जांचा कि कहीं यह हमारी आकाशगंगा के किसी हिस्से या उससे बाहर से तो नहीं आ रही। लेकिन इस फुफकार का स्रोत हर दिशा में समान था। शोधकर्ताओं ने सोचा कि शायद यह समस्या उनके उपकरण में ही है। जब उन्होंने एंटीना का निरीक्षण किया तो पाया कि वह कबूतरों का घर बन गया था। कबूतरों की बीट, जिसे उन्होंने कहा शायद गर्मी उत्पन्न कर रही थी और यह शोर पैदा कर रही थी। पक्षियों को हटाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन जब यह विफल रहा तो उन्होंने कठोर उपाय अपनाए। कबूतर और उनकी बीट को एंटीना से हटाने के बाद भी वह फुफकार बनी रही। जब हर संभावित त्रुटि को समाप्त कर दिया गया तो पेंजियास और विल्सन को यह समझ आने लगा कि यह रेडियो सिग्नल वास्तव में पूरे आकाश से आ रहा है। समाधान के लिए उन्होंने के खगोल शास्त्री से संपर्क किया। डिके पहले से ही ब्रह्मांड के शुरुआती समय पर काम कर रहे थे। उनके सिद्धांत के अनुसार के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और सघन था। जब ये ठंडा हुआ तो परमाणु बनने लगे और इस प्रक्रिया को कहा गया। यही वह क्षण था जब प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा। डिके का मानना था कि यह प्रारंभिक प्रकाश, जो एक समय नारंगी पीले रंग की चमक में था, अब ब्रह्मांड के फैलाव के कारण में बदल चुका है। डिके खुद इस प्रकाश को खोजने की योजना बना रहे थे, लेकिन पेंजियास और विल्सन अनजाने में पहले ही इसे खोज चुके थे। यह खोज के रूप में जानी जाती है। 1978 में इस खोज के लिए पेंजियास और विल्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि डिके इस सम्मान से वंचित रह गए। सीएमबी की खोज बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि का निर्णायक प्रमाण है। इस माइक्रोवेव विकिरण की आग की चमक, जो अब लगभग 0 से 2.7 डिग्री ऊपर है, यह दिखाती है कि ब्रह्मांड एक गर्म और सघन अवस्था से शुरू हुआ था। हालांकि यह घटना बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की है, लेकिन यह उस समय के बाद ब्रह्मांड में हुई घटनाओं की स्पष्ट तस्वीर देती है। बाद के शोध में सीएमबी के मामूली बदलाव भी दर्ज किए गए। ऐसे क्षेत्र जो कुछ 100,000वें डिग्री से अधिक गर्म या ठंडे थे, ये छोटे छोटे बदलाव ब्रह्मांड में संरचना और आकाश गंगाओं के विकास के बीच थे। पेंजियास और विल्सन की यह खोज एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। भले ही यह एक संयोग से हुई हो, लेकिन इसने खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान को एक नई दिशा दी। सीएमबी न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड ने शुरुआत से ही विकास किया।
कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर (WOBE), विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब (WMAP) और प्लैंक टेलीस्कोप जैसी परियोजनाओं ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) का मानचित्रण करना ब्रह्मांड विज्ञान की प्राथमिकता बना दिया। इन प्रयासों ने 3,80,000 साल पुराने ब्रह्मांड की ऊर्जा और घनत्व में भिन्नताओं की विस्तृत छवियां प्रदान की। ये घनत्व भिन्नताएं वास्तव में ब्रह्मांड की विशाल संरचना के बीच थी। जहां घनत्व अधिक था, वहां अधिक पदार्थ खींचता गया, जिससे क्षेत्र और सघन होते गए। लगभग 100 मिलियन वर्षों के भीतर ये अति घनत्व क्षेत्र इतने बड़े हो गए कि वहां पहले तारे और आकाश गंगाएं बनने लगी। ये भिन्नताएं हमें यह अनुमान लगाने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में यह संरचनाएं कहां थीं। CMB में दिखाई देने वाली भिन्नताएं काफी हद तक यादृच्छिक लगती हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड में मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रक्रिया में उप परमाणु स्तर के क्वांटम उतार चढ़ाव ने बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडीय संरचनाओं का आधार बनाया। जब ब्रह्मांड अभी अपारदर्शी प्लाज्मा से भरा हुआ था, तब यह इतना सघन था कि इसके भीतर ध्वनि तरंगें यात्रा कर सकती थी। ये तरंगें गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और प्लाज्मा में फंसे फोटॉन्स के प्रतिरोध के बीच पैदा हुई। गुरुत्वाकर्षण घनत्व के केंद्रों की ओर पदार्थ खींचता था, लेकिन फोटॉन्स उस घने पदार्थ को बाहर की ओर धकेल देते थे। ये प्रक्रिया 3 आयामों में फैलती हुई संकेंद्रित तरंगों का जटिल पैटर्न बनाती थी, जैसे तालाब में गिरने वाली बारिश की बूंदें। ये तरंगें, जिन्हें बैरियोनिक ध्वनिक दोलन कहा जाता है, ब्रह्मांड के प्रारंभिक पदार्थों के माध्यम से संपीड़न तरंगों की तरह काम करती थीं। जब ब्रह्मांड लगभग 3000 केल्विन के तापमान तक ठंडा हो गया, तो परमाणुओं का निर्माण शुरू हुआ और फोटॉन्स प्लाज्मा से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगे। इसके कारण बैरियोनिक ध्वनिक दोलन थम गए और घने पदार्थ वहीं रुक गए जहां तक वे फोटॉन्स द्वारा धकेले गए थे। आज 13.8 अरब साल बाद इन जमी हुई तरंगों के पैटर्न को ब्रह्मांड की संरचनाओं जैसे आकाश गंगा समूहों और सुपर क्लस्टर्स में देखा जा सकता है। खगोल शास्त्रियों ने पाया है कि इन बैरियोनिक ध्वनिक दोलनों की वर्तमान लंबाई लगभग 150 मेगापार्सेक यानी 500 मिलियन प्रकाश वर्ष है। बैरियोनिक ध्वनिक दोलनों के पैटर्न खगोल शास्त्रियों को मानक शासक प्रदान करते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड के विस्तार की दर को माप सकते हैं। ये जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और भविष्य में इसका स्वरूप कैसा होगा। CMB, जो ब्रह्मांड के पहले प्रकाश की छवि है, अब फैलकर कमजोर हो चुकी है और एक धुंधली छाया बन गई है। लेकिन इसे पूरी तरह हमारी दृष्टि से गायब होने में अभी खरबों वर्ष लगेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य के खगोल शास्त्रियों के पास ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का पर्याप्त समय होगा। ब्रह्मांडीय अंधकार में सबसे पहले एक तारे की चमक प्रकट होती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते रोशनी का झरना फैलने लगता है। कुछ अरब वर्षों में इन तारों का समूह इतना बड़ा और भारी हो जाता है कि यह घूमना शुरू कर देता है। अपने कोणीय संवेग के कारण यह तारा समूह एक डिस्क के आकार में समतल हो जाता है, जो 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है और हर 250 मिलियन वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे जैसे ये सर्पिल आकाशगंगा बाहरी अंतरिक्ष में घूमती है, ये छोटे छोटे समूहों को अपनी ओर खींचकर अवशोषित कर लेती है। अन्य आकाश गंगाओं से टकराव के परिणाम स्वरूप ये नई गैस और पदार्थ प्राप्त करती है, जिससे तारों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लगभग 10 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा अपने चरम पर थी। इसके सर्पिल भुजाओं में विशाल तारे पैदा हो रहे थे, जो उग्रता से जलते थे और नाटकीय तरीके से समाप्त होते थे। ये तारे अपनी प्रक्रिया के बाद भारी तत्वों को आकाशगंगा में वापस लौटा देते थे। ये भारी तत्व अगली पीढ़ी के तारों और पहली बार ग्रह प्रणालियों के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करते थे। इसी प्रक्रिया ने आज के ब्रह्मांड को उसकी जटिल और सुंदर संरचना दी। 4.6 बिलियन वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक खंडित सर्पिल भुजा पर एक तारा अस्तित्व में आया। यह तारा, जिसे हम आज सूर्य कहते हैं, अपने चारों ओर धूल और गैस के एक चपटे डिस्क से घिरा हुआ था। इस डिस्क में धूल के कण धीरे धीरे कंकड़ बने, फिर पत्थरों में परिवर्तित हुए और आखिरकार ये पत्थर संपूर्ण चट्टानी दुनिया बन गए। ये चट्टानी ग्रह एक स्थिर कक्षा की खोज में सूर्य के चारों ओर घूमते रहे। भयावह टकरावों और आपसी खींचतान के बाद वे अंततः ऐसी कक्षाओं में बस गए
जहां उन्होंने अगले 4.5 बिलियन वर्षों तक स्थिरता बनाए रखी। सूर्य से तीसरा ग्रह, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, अपने शुरुआती गठन की गर्मी को धीरे धीरे खोने लगा। इस ठंडक के कारण पानी संघनित होकर महासागरों और वायुमंडल का निर्माण करने लगा। पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स ने सतह पर चट्टानों का धीमा पुनर्चक्रण शुरू किया। इन्हीं महासागरों में कहीं किसी तरह जीवन की चिंगारी प्रज्वलित हुई। यह जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ, अनुकूलन करता गया और इस अनोखी दुनिया को जीवन के विविध रूपों से भर दिया। रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान का जन्म हुआ और जीवन के कई रूप समुद्र, भूमि और आकाश में फैल गए। विकास की इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर एक प्रजाति विकसित हुई, जिसने ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि हम जानते हैं कि आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी और जीवन कैसे बने, फिर भी हमारे ब्रह्मांडीय समझ में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। 1936 में स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी ने पहली बार डार्क मैटर का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि कोमा क्लस्टर में आकाश गंगाएं इतनी तेजी से घूम रही थी कि उनके समूह को एक साथ बांधने के लिए केवल दृश्यमान द्रव्यमान पर्याप्त नहीं था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक अदृश्य द्रव्यमान, जिसे उन्होंने डंकल मैटरी, जर्मन में डार्क मैटर कहा, आकाश गंगाओं को एक साथ बांध रहा है। 1970 के दशक में खगोल शास्त्री वेरा रूबिन ने एंड्रोमेडा आकाश गंगा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि आकाश गंगा के बाहरी किनारे पर स्थित तारे उसी गति से घूम रहे थे जैसे इसके केंद्र में। यह खोज सामान्य गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विपरीत थी। रूबिन ने गणना की कि दृश्यमान पदार्थ केवल आकाश गंगा के कुल द्रव्यमान का 15% है। इसका मतलब था कि एंड्रोमेडा आकाश गंगा एक विशाल अदृश्य डार्क मैटर प्रभामंडल में लिपटी हुई है। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद जब ब्रह्मांड ने ठंडा होकर परमाणुओं का निर्माण किया तो प्रकाश अपने पदार्थ की जेल से मुक्त हो गया। लेकिन इसके बाद भी लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड अंधकार में रहा। इस समय परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी लंबा समय था। इन अंधकार युगों के दौरान वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ने ब्रह्मांड की संरचना को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। हमारे पास आज डार्क मैटर और ऊर्जा को लेकर कई जानकारियां हैं, लेकिन इनकी भूमिका को पूरी तरह समझने के लिए अभी भी शोध जारी है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के विकास की गुमशुदा कड़ी हो सकती है, जो आकाश गंगाओं के निर्माण और जीवन की संभावना को गहराई से प्रभावित करती है। इस पूरी गाथा में हर नया अध्ययन हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है और शायद आने वाले वर्षों में हम इसे और बेहतर समझने में सक्षम हो सकेंगे। बाद के अवलोकनों से पता चला कि अधिकांश आकाश गंगाएं डार्क मैटर हेलो से घिरी हुई हैं, जिसमें हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी शामिल है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मिल्की वे का डार्क मैटर हेलो उसके तारों के दृश्यमान विस्तार से लगभग 15 गुना बड़ा हो सकता है। आज खगोलविदों को यकीन है कि डार्क मैटर ने आधुनिक ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भले ही इसे पहचानने में हम अब तक असमर्थ रहे हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि डार्क मैटर सामान्य पदार्थ से लगभग 6 गुना भारी है और यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन यह वास्तव में क्या है, यह सवाल दशकों की गहन रिसर्च के बावजूद अनसुलझा है। एक संभावना यह है कि डार्क मैटर ऐसे सामान्य ऑब्जेक्ट्स से बना है जिन्हें हमारी मौजूदा तकनीक पहचान नहीं पाती। इन्हें मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स मैचोस कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल, विशाल न्यूट्रॉन तारे या ऐसे भूरे रंग के बौने तारे हो सकते हैं जो पर्याप्त द्रव्यमान के बावजूद फ्यूजन को प्रज्वलित करने में असमर्थ हैं। हालांकि हमारी दूरबीनें और उपकरण जैसे जैसे उन्नत हो रहे हैं, डार्क मैटर के रूप में मैचोस की संभावना कम होती जा रही है। इसके बजाय वैज्ञानिक अब मानते हैं कि डार्क मैटर किसी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स विम्स से बना है। ये कण आधुनिक भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल से बाहर के हो सकते हैं। विम्स का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और वे केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं। डार्क मैटर के निर्माण के बाद से यह ब्रह्मांड के विकास को आकार देने में सहायक रहा है। जब बिग बैंग के लगभग 10 लाख साल बाद ब्रह्मांड ठंडा हो गया तो डार्क मैटर ने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ को आकर्षित करना शुरू किया। डार्क मैटर ने एक टेम्पलेट बनाया जिस पर बारियोनिक सामान्य पदार्थ इकट्ठा होकर गैस के क्लम्प, तंतु और नोड्स बनाए।
ये संरचनाएं आगे चलकर आकाश गंगाओं और तारों के निर्माण की नर्सरी बनी। ब्रह्मांड के पहले 1 मिलियन वर्षों के दौरान डार्क मैटर और अन्य मूलभूत बल स्थिर हो गए। इन बलों ने भौतिकी के नियम तय किए और पदार्थ की प्रकृति को स्थिर किया, जिससे तारों और आकाश गंगाओं की पीढ़ियां बनने लगी। ब्रह्मांडीय घटनाएं लगभग 8 अरब वर्षों तक वैज्ञानिक अपेक्षाओं के अनुरूप हुई, लेकिन 5 से 6 अरब साल पहले कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार, जो धीमा होना चाहिए था, तेजी से बढ़ने लगा। इस परिवर्तन का पहली बार अध्ययन 25 साल पहले हुआ था, जब खगोलविदों ने विभिन्न सुपरनोवा का विश्लेषण किया। ये सुपरनोवा, जिन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स कहा जाता है, एक झांत और पूर्वानुमानित चमक के साथ विस्फोट करते हैं। उनकी रोशनी से वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय विस्तार की गति को माप सकते हैं। सुपरनोवा के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि डार्क मैटर के अलावा ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक और बल सक्रिय है, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हुए ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। यह रहस्यमय बल, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, ब्रह्मांडीय संतुलन और उसके भविष्य की कुंजी हो सकता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के इस संतुलन ने न केवल हमारे खगोलीय दृष्टिकोण को चुनौती दी है, बल्कि ब्रह्मांड के विकास की गहरी परतों को समझने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर हमारा शोध जारी है और हर नया अध्ययन ब्रह्मांड के अदृश्य पहलुओं को समझने में मदद कर रहा है। मैचोज और विम्स की खोज के साथ डार्क मैटर की पहचान के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। यह समझना कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी खगोल भौतिकी और ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की समझ को अगले स्तर तक ले जा सकता है। 1998 में खगोलविदों ने एक आश्चर्यजनक अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि पिछले 5 अरब वर्षों से सुपरनोवा जितना रेडशिफ्टेड होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक हो रहे हैं। इसका मतलब था कि वे हमसे उम्मीद से तेजी से दूर जा रहे हैं। यही पैटर्न बैरियोनिक ध्वनिक दोलन और आकाश गंगा समूहों के माप में भी देखा गया। यह सिर्फ इतना नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बल्कि यह विस्तार तेज गति से बढ़ रहा है। इस रहस्यमयी प्रक्रिया की सबसे अच्छी व्याख्या डार्क एनर्जी है और हमारे सौर मंडल के पूरे इतिहास के दौरान हम इस डार्क एनर्जी प्रधान युग में रह रहे हैं। डार्क मैटर की तरह कॉस्मोलॉजिस्ट अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है। आइंस्टाइन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का विचार प्रस्तुत किया था, जो खाली स्थान की आंतरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, यह ऊर्जा और बढ़ती जाती है, जो विस्तार की गति को और तेज कर सकती है। हालांकि जब सामान्य सापेक्षता को बेहतर ढंग से समझा गया, तो इस कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं रह गई। लेकिन डार्क एनर्जी के संदर्भ में इस विचार को फिर से प्रासंगिक माना जा रहा है। समस्या यह है कि हम यह नहीं समझ पाते कि ऐसी आंतरिक ऊर्जा क्यों होनी चाहिए। यदि ब्रह्मांडीय पैमाने पर इसका उत्तर नहीं मिलता, तो शायद इसका सुराग छोटे स्तर की भौतिकी में है। क्वांटम सिद्धांत एक घटना की भविष्यवाणी करता है, जिसे वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। इसमें आभासी कण यादृच्छिक क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण स्वतः ही अस्तित्व में आते और गायब हो जाते हैं। ये क्वांटम उतार चढ़ाव ब्रह्मांडीय विस्तार में योगदान दे सकते हैं। यह विचार सैद्धांतिक रूप से आकर्षक है, लेकिन वैक्यूम एनर्जी को ब्रह्मांडीय स्तर पर लागू करने की गणनाएं इतनी बड़ी हैं कि वे उस विस्तार की सही व्याख्या नहीं कर पाती जो हम देख रहे हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से हैं। उनका अध्ययन न केवल हमारी खगोलीय समझ को गहरा करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि हमारा ब्रह्मांड किस दिशा में जा रहा है। इन रहस्यमयी शक्तियों को समझने का हर प्रयास हमें ब्रह्मांड की मूल प्रकृति के करीब लाता है।